हेलो दोस्तों, मैं लवलेश श्रीवास फिर से आपका एक बार लवलेश मैथ्स में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम आरआरबी एनटीपीसी के जो तीनों शिफ्ट के जो एग्जाम हुए हैं 5 जून जो फर्स्ट डे है आज एग्जाम का, उन तीनों शिफ्ट के अकॉर्डिंग जो भी आपके एग्जाम पूछे गए थे उन एग्जामों के पैटर्न के आधार पर मैं हूबहू आपके लिए वैसे सवाल लेकर आया हूं ताकि आपके आगे के जो एग्जाम हैं उसमें आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल मिले। क्लियर है दोस्तों कि किस प्रकार के सवाल पूछे गए हैं, आगे किस प्रकार के पैटर्न को जारी रखेगा, उसी प्रकार के सवालों को हम देखने वाले हैं। क्लियर है दोस्तों, तो चलो चलते हैं अपने सवालों की ओर। ये रहा आपके पास पहला सवाल कि भाई पूछा गया है, यदि किसी शंकु के आधार की त्रिज्या एवं ऊंचाई 10% बढ़ा दिया जाए तो शंकु का आयतन कितने प्रतिशत बढ़ जाएगा। मेरे प्यारे दोस्तों, जब भी इस प्रकार के सवाल आए तो आपको ज्यादा ओवरलोड लेने की जरूरत नहीं, ध्यान समझना एक बार और सवाल को मैं बोलना चाहता हूँ। यदि किसी शंकु के आधार की त्रिज्या एवं ऊंचाई है ना, दोनों को हम कितना बढ़ा रहे हैं, 10% बढ़ा दिया जाए तो शंकु का आयतन कितने प्रतिशत बढ़ जाएगा, बस ये पूछा गया है। मेरे प्यारे दोस्तों, इस प्रकार के जब भी आपको सवाल देखने को मिले ध्यान समझना कि भाई शंकु के आयतन का फार्मूला क्या होता है, तो हम कहेंगे 1/3 पाई आर के स्क्वायर एच के बराबर होता है। यहाँ पर एक चीज हमेशा नोट करना कि 1/3 और पाई जो है ना, ये कांस्टेंट डाटा रहने वाला है, इनसे प्रभाव नहीं पड़ेगा। प्रभाव पड़ेगा किस पर, एक तो त्रिज्या और एक उसकी ऊंचाई पर। तो देखो प्यारे दोस्तों कि त्रिज्या कितने बार है, यहाँ पर 2 बार लिया गया है और हाइट यहाँ पर 1 बार है। तो ये जो बढ़ाने वाला जो केस होगा ना, इसको भी हम त्रिज्या में 2 बार बढ़ाएंगे और हाइट को 1 बार बढ़ाएंगे। ध्यान से देखना, यहाँ पर दोस्तों देखिएगा 10% दिया गया है। 10% का फ्रैक्शन क्या होता है, तो मैंने कहा 1/10 होता है। ठीक है, अब मैंने कहा ये आपके पास प्रारंभिक और एक नया बढ़ने के बाद इस प्रकार से 2 आयतन हमको देखने को मिलेगा। क्लियर है दोस्तों। पहले यदि मैं त्रिज्या की बात करूं, पहले त्रिज्या हमारे पास क्या था, यदि हम त्रिज्या की बात करें, खैर दोनों त्रिज्या ही है, लिखने की जरूरत नहीं है। मैंने कहा पहले आपके पास त्रिज्या 10 था, 1 की वृद्धि हो जाएगी तो 10 में 1 बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा, आप कहोगे जी 11 हो जाएगा, तो मैंने कहा 10 से 11। चूंकि त्रिज्या को 2 बार लेना गया है ना, तो हम फिर से एक बार क्या कर देंगे, 10 से 11 कर देंगे। ठीक है दोस्तों, हाइट भी यहाँ पर 10% ही बढ़ रहा है, इसलिए हम क्या करेंगे, हाइट 10 पहले था, अब नए में 1 बढ़ जाएगा तो कितना हो जाएगा, 11। यदि मैं आगे देखूंगा तो आप देख पाओगे कि 10 का गुणा है ना, 10 गुणी 10 गुणी 10 करेंगे तो कितना हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों, तो आप कहोगे भाई 1000 हो जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार 11 गुणित 11 गुणित 11 कर दिया जाए तो कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे फिर तो 1331 हो जाएगा। क्लियर है। पहले यदि मैं बात करूं कि शंकु का आयतन कितने परसेंट था, तो आपके मन में होगा 100% होगा। और 100% बनाने के लिए हम क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पर भाई हमने क्या किया, यहाँ पर लास्ट से एक अंक के आगे हमने क्या लगा दिया, यहाँ पर भाई 0 लगा देते हैं। ये यहाँ पर भी हम 0 लगा देंगे। अब ये हो गया आपके पास टोटल 100%, पहले वाला आयतन 100% और जो नया आयतन होगा ये हो जाएगा 133.1%। मतलब आप देख पा रहे हो कितने परसेंट बढ़ गया, पहले 100% था आयतन, अब 133.1% हो गया। इसका मतलब आयतन में कितने परसेंट की वृद्धि हो जाएगी, तो आप कहोगे ये भाई कि भाई आपके अब आयतन में ना 33.1% की वृद्धि हो जाएगी, और यही हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों। देखिएगा नेक्स्ट सवाल, ये रहा, एक वर्ण का 1/4 हिस्सा राम पेंट करता है और बचे हुए का 1/8 हिस्सा मदन पेंट करता है। वर्ण का कौन सा हिस्सा बिना पेंट किए रह जाता है। दोस्तों, इस प्रकार के सवाल देखने को मिल रहा है ना, आगे भी इस प्रकार के पैटर्न देखने को मिल सकता है, तो कैसे आपको डील करना है, ध्यान समझना मेरी बात। यहाँ पर है कि एक वर्ण का 1/4 हिस्सा राम पेंट करता है, ठीक है, और बचे हुए का 1/8 हिस्सा मदन पेंट कर रहा है, तो वर्ण का कौन सा हिस्सा बिना पेंट किए रह जाता है। अब प्यारे दोस्तों, जब भी इस प्रकार के सवाल है तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, ध्यान से देखना मैं क्या कर रहा हूं। यहाँ पर मैंने कहा कि ये कुल मात्रा में है, ये कुल, और इधर हम लिख देते हैं बचा हुआ। क्लियर है, ये बचा हुआ है। ठीक है दोस्तों, राम जो है, यदि मैं राम की बात करूं तो राम क्या करता है, 4 भाग में से केवल एक हिस्सा का ही क्या करता है, पेंट करता है। 4 भाग में से केवल एक भाग को ही पेंट करता है, तो कितने भाग बच जाता है, तो मैंने कहा फिर तो 3 भाग पेंट करने के लिए बच जाता है। क्लियर है। यदि मैं मदन की बात करूं
तो मदन क्या करता है कि 8 भाग में से केवल 1 भाग को ही पेंट कर पाता है, मतलब कितने हिस्से बच जाता है, तो उसके 7 हिस्से तो बच ही जाएगा। तो हम लिख देंगे दोस्तों यहाँ पर 7। अब हम क्या करते हैं, गुणा कर देते हैं, तो आप देख पाओगे कि 8 चौक 32 हो जाएगा और ये 7 के 21 हो जाएगा। आपको सवाल में पूछा क्या है दोस्तों, तो सवाल में पूछा है कि भाई वर्ण का कौन सा हिस्सा बिना पेंट किए रह जाता है, मतलब बचे हुए हिस्से की बात कर रहा है। मैं कहूंगा कि भाई टोटल 32 भाग था, जिसमें से 21 भाग पेंट करने को रह गया, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, तो मैंने कहा 21/32 जो होगा, इतना भाग पेंट करने के लिए रह गया था, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, हम कहेंगे भाई ऑप्शन नंबर जो सी होगा मेरे प्यारे भाई, यही आपका क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। देखिएगा अगला सवाल। यहाँ पर एक सवाल है कि बोला गया कि 0.25 गुणित 0.25, फिर माइनस है, फिर 0.24 गुणित 0.24 अपान 0.49 दिया गया है और इसका मान आपसे पूछा गया। दोस्तों ध्यान से देखिएगा, सवाल को देखने पर ये नहीं लग रहा है कि भाई ये a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर है ना, अपान क्या होता है, चूंकि यहाँ पर लिख दिया गया, तो मैंने कहा कि भाई अपान तो नहीं करेंगे। यहाँ पर ध्यान से देखना मैं क्या करना चाह रहा हूँ, मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि इसकी वैल्यू जो है ना, एक बार पॉजिटिव होता है a प्लस बी, और एक बार लिख सकते हैं हम इसको a माइनस बी। क्लियर दोस्तों, यही लिखेंगे। अब ध्यान से देखो, यदि मैं कहूँ कि a की मान है आपके पास 0.25 है और b के मान 0.24 है, तो आपको निकालना क्या है, तो हम कहेंगे भाई यदि मैं इन दोनों को ऐड कर देता हूँ, है ना, तो आप देख पाओगे 0.25 प्लस मैंने कर दिया 0.24, तो इन दोनों का सम किसके बराबर होता है, तो मैंने कहा भाई 0.49 के बराबर हो जाएगा, और ये हमको यहाँ पर दिया हुआ है। इसका मतलब पॉजिटिव वाला ले चुका है, तो हम क्या लेंगे दोस्तों, तो इस बार हम निगेटिव वाला ले लेंगे, और निगेटिव वाला लेने के लिए हम क्या करेंगे, तो मैंने कहा भाई 0.25 में, है ना, 0.24 को हम क्या करते हैं, घटा देते हैं, तो आप देख पाओगे कि 0 और 1 हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, तो हम कहेंगे भाई ऑप्शन नंबर जो डी होगा, ये आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। आए दोस्तों समझ में, इस प्रकार से आपको सवालों को क्या करना है भाई, डील करना है। क्लियर है। देखिएगा नेक्स्ट सवाल, दो संख्याओं का योग 528 है और उनका महत्तम समापवर्तक 11 है, तो इस शर्त को पूरी करने वाले संभव जोड़ों की संख्या आपसे पूछा गया है। दोस्तों जब भी इस प्रकार के सवाल देखने को मिले, एक चीज बताओ, यदि मैं कहूँ कि भाई मेरे पास दो संख्याएं हैं, वो संख्या मान लेता हूँ ए और बी है, ठीक है भाई, तो एचसीएफ का मतलब क्या होता है, एचसीएफ का मतलब ये होता है कि ए में भी एचसीएफ है और बी में भी, मतलब दोनों में से बड़े फैक्टर को लिया गया है, और जब दोनों में से बड़े फैक्टर लिया गया है, इसका मतलब मैं डायरेक्ट इनके योग से भी बड़े फैक्टर को निकाल सकता हूँ, और मैं 11 को ही डायरेक्ट क्या करता हूँ, निकाल देना चाहता हूँ। तो मेरे प्यारे दोस्तों ध्यान समझना, यदि मैं ये कहूँ आपसे कि भाई 528 में से मैं 11 को बाहर निकाल दूंगा तो क्या बच जाएगा, तो आप कहोगे भाई 11 चौक 44, बच गया 8, 11 अट्ठे 88, मतलब उन दोनों संख्याओं का एचसीएफ बाहर निकलने के बाद क्या बच गया मेरे पास, 48। अब हमको बताना कि कितने संभव जोड़े बनेंगे, तो मेरे प्यारे दोस्तों याद रखना, संभव जोड़े जब आप निकालोगे, तो चूंकि आप एचसीएफ को निकाल चुके हैं वहां से भाई, है ना, मैंने क्या किया, एचसीएफ को बाहर निकाल दिया, ठीक है, और जब एचसीएफ ही बाहर निकल गया, अब आपके पास जो संभव जोड़े होंगे ना, उनमें कॉमन फैक्टर नहीं हो सकते, क्योंकि हमने कॉमन फैक्टर को बाहर निकाल लिया। तो आपको ऐसे पेयर बनाना है जिनके और बीच में फैक्टर ना हो, गुणज और ना हो, कॉमन गुणज ना हो। तो मेरे प्यारे दोस्तों एक चीज आप बना सकते हो, क्या यहाँ से मैं कहूंगा कि भाई 48 जोड़ने पर 48 होने चाहिए और कॉमन फैक्टर नहीं होने चाहिए, तो मैंने कहा 1 और 47 एक हो जाएंगे भाई, होंगे 1 और 47, जोड़ने पर 48 और 1 47 किसी भी नहीं करते, 2 और 46 कट जाएगा 2 से, 3 और 45 ये भी आपके पास 3 से कट रहा है, 4 और 44 तो 4 से कट जाएगा, है ना। हम देखेंगे यदि हम 43 और 5 और 43, तो दूसरा फैक्टर हम लिख सकते हैं, पर जोड़े 5 और 43 जोड़ने पर कितना हो जाएगा आपके पास भाई, 48 हो जाएगा, और इनमें कोई कॉमन भी नहीं है। उसके बाद 6 42 है, 7 और 41 ये भी हम लिख सकते हैं, दूसरा आपके पास 7 और 41 ये, इन दोनों में भी कोई कॉमन नहीं है।
नेक्स्ट की बात करें 8 40 नहीं, 9 39 से 3 से कट जाएगा, 8 और 9 39 हो गए ना। उसके बाद हम देखेंगे 10 38 ये भी 2 से कट जाएगा। उसके बाद हम देखते हैं 11 और 37, तो हमारे पास तीसरा जो फैक्टर होगा, मैंने कहा 11 और 37 हो सकता है। आगे हम देखेंगे 12 36 नहीं कट जाएगा, है ना। उसके बाद हम देखेंगे 13 और 35 ये नहीं कटेगा, तो हमारे पास जो नेक्स्ट संभव जोड़े हैं 13 और 35 ये भी हो सकता है। आगे जब हम बढ़ेंगे तो 14 34 ये भी आपके पास, 33 और आपके पास 15 ये भी, 15 और 33 है ना। यदि हम आगे बढ़ेंगे 16 और 32 ये भी कट जाएगा। एक होगा 17 और आपके पास 31 है ना, 17 और 31 इन दोनों में कॉमन नहीं है और ऐड करने पर कितना हो जा रहा है, तो मैंने कहा भाई 48 हो जा रहा है। आगे जब हम बढ़ेंगे तो 18 और आपके पास 30 हो जाएगी, इनमें भी 6 से कट रहा है। यदि मैं बात करूं 19 और 29 की, तो ये नहीं मिलेगा आपको, इनमें कॉमन नहीं मिलेगा 19 और 29, तो ये भी आपके पास एक फैक्टर हो सकता है ना। उसके बाद 20 और आपके पास 28 ठीक है, 21 और 27 ये भी नहीं होगा, 22 और 26 ये भी नहीं होगा, 23 और 25 ये हो सकता है क्योंकि इनके बीच कॉमन नहीं है, 23 और 25। उसके बाद 24 और 24 48। तो इतने ही आपके पास संभव जोड़े हो सकते हैं। कितने हैं दोस्तों, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो कुल संभव जोड़ों की संख्या कितनी हो जाना है यहाँ पर, तो भाई हम कहेंगे 8 हो जाएगा। क्लियर है। देखिएगा अगला सवाल, 1 से 32 के बीच सम संख्याओं का योग क्या होगा। अब आपको क्या करना है दोस्तों, सवाल ये बोला जा रहा है कि भाई मैं 1 को तो ले नहीं सकता है ना, 1 से बीच 1 और 32 के बीच मतलब 2 4, वो भी सभी सम संख्याओं को लेना है। और उसी प्रकार 30 और ये चूंकि 32 से कम है, तो इन दोनों को हमको क्या करना है, ज्ञात करना है। मतलब 2 से लेकर कुल 30 तक है ना, जितने भी आपके सम संख्या है इनका जो योग होगा वो हमको क्या करना है, बताना है। अब यदि मैं बात करूं सम संख्याओं के योग की, तो योग निकालने का फार्मूला क्या होता है मेरे दोस्तों, तो आपको पता होगा योग निकालने का फार्मूला होता है आपके पास, एक तो प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या, इन दोनों को जोड़कर हम किससे भाग देते हैं, 2 से, और गुणा कर देते हैं कुल संख्या, है ना। हमारे पास जो भी संख्या होगा कुल संख्या, तो हमको क्या देखने को मिलता है, तो मैंने कहा भाई फिर तो योग देखने को मिलता है। क्लियर है दोस्तों। अब ध्यान से देखना, यदि मैं कहूँ कि प्रथम संख्या क्या होगा, तो मैंने कहा भाई 2 हो जाएगा। अंतिम संख्या क्या होगा, तो आप कहोगे फिर तो 30 हो जाएगा। और इन दोनों को जोड़ना है और 2 से भाग देना है। और कुल कितने संख्या होंगे, तो मैंने कहा 2 से 30 तक यदि कुल संख्या की बात करें तो आपको 15 संख्या देखने को मिलेगा। क्लियर है दोस्तों। आगे देख पाओगे कि 2 और 30 का सम कितना हो जाएगा, मैंने कहा 32 डिवाइड बाई 2 इंटू कितना कर देंगे 15, है ना। आगे देख पाओगे कि ये 16 बार में कट जाएगा और 16 और 15 का गुणा करेंगे कितना होता है, मैंने कहा 240। तो 1 और 32 के बीच जितने भी सम संख्याएं होंगे उन सभी सम संख्याओं का योग किसके बराबर होगा, मैंने कहा भाई 240 के बराबर होगा। ऑप्शन नंबर डी जो होगा दोस्तों, ये हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। ऐसे आपको सवालों को क्या करना है, बनाना है। देखिएगा अगला सवाल, ये बोला गया है कि एक व्यक्ति ने 380 रुपए में कुछ संख्या में समान वस्तुएं खरीदी। क्लियर दोस्तों। यदि प्रत्येक वस्तु के लिए उसने 1 रुपए अधिक दिया होता तो एक वस्तु कम खरीद पाता, तो वस्तुओं की वास्तविक कीमत प्रति वस्तु क्या है। मेरे प्यारे भाई एक चीज आप जरूर बताना यहाँ पर, भाई आपके पास फिक्स 300 रुपए है और इतने रुपए में ही आप खरीदारी करना चाहते हो। ध्यान समझना मेरी बात। अब मैं चाहता हूं कि यदि आप 1 रुपए जो भी आप कीमत बढ़ाओगे, जैसी आप कीमत बढ़ाओगे अधिक मूल्य बढ़ जाएगा, तो सिंपल सी बात है उतने ही रुपए में मिलने वाली वस्तुओं की संख्या क्या होने लगेगा, कम होने लगेगा। मानते हो आप इस चीज को। मैं कहता हूं कि कीमत जैसे आप बढ़ाओगे ना, कीमत के बढ़ने से वस्तु की जो संख्या होगी वो कम हो जाएगा। मतलब मैं ये बोलना चाहता हूं कि भाई कीमत बढ़ेगा तो आपको उतने ही रुपए में कम सामान खरीदना पड़ेगा, और सस्ता हो जाएगा तो उतने ही रुपए में आपको ज्यादा सामान मिल जाएगा। मानते हो भाई इस चीज को। क्लियर है। यदि ऐसा है तो अब हम देखेंगे यहाँ पर, यदि ऐसा है तो आप ध्यान से देखना। इसका मतलब ये है कि भाई हम ये बोल सकते हैं कि कीमत और वस्तु एक दूसरे के विपरीत क्रमानुपाती है। मेरे प्यारे दोस्तों ध्यान से देखना, ये मैंने लिख दिया कीमत, और कीमत के एवज में लिख दी इधर में वस्तु। अब सिंपल से देखो, 1 रुपए बढ़ाया है ना, 1 रुपए बढ़ाने पर कितने वस्तु कम हो गए, एक वस्तु कम हो जाएगा। उसी प्रकार 2 रुपए की कीमत बढ़ा दूंगा तो सिंपल सी बात है ना, 2 वस्तु कम मिलेगा। उसी प्रकार हमको तो 380 रुपए तक चलना है ना, आपको याद रखना। और कैसे आएगा,
कीमत और वस्तु का जो गुणनफल होता है वही आपके पास मूल प्राइस होता है। क्लियर है? तो हम क्या करेंगे, इस पैटर्न को इस प्रकार से आगे बढ़ाएंगे और 19 पर मुझे देख पाएगा कि भाई 19 रुपए बढ़ाने पर 19 वस्तु कम मिलेगा और 20 रुपए बढ़ाने पर मुझे 20 वस्तु कम मिलेगा। अब मेरे प्यारे दोस्तों ध्यान समझना, एक ऐसा कंडीशन मिलेगा। अब आप गुणा करके देखो, तो भाई मैंने कहा 19 और 20 का गुणा कर दिया तो 380 और फिर 19 और 20 का गुणा कर दिया तो 380। मतलब मैं ये कहना चाहता हूं कि पहले जब इसका प्राइस 19 रुपए हुआ करता था तब मैं 380 रुपए में टोटल कितने वस्तु खरीद कर ले आता था, तो मैंने कहा भाई 20 वस्तु खरीद कर लाता था। अब जब कीमत को मैंने 1 रुपए बढ़ा दिया, 19 से 20 कर दिया, तो उतने ही रुपए में मुझे अब कितने वस्तु देखने को मिल रहा है, 19 वस्तु। इसका मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि प्रारंभिक जो उस वस्तु का कीमत था वो कितने रुपए का था दोस्तों, 19 रुपए था। और यही हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। है भाई समझ में? जी बिल्कुल। देखिएगा नेक्स्ट सवाल। एक टैंक को 1 घंटे 20 मिनट में भरने के लिए सभी प्रकार के 6 पाइपों की आवश्यकता होती है। यदि एक ही प्रकार के केवल 5 पाइपों का उपयोग किया जाए तो इसमें कितना समय लगेगा। यार जरा ध्यान से सोचना इस सवाल को, क्या बोलना चाह रहे हैं कि भाई पाइप और टंकी तो वही है, टंकी वही है। अब उसी टंकी को आपको एक बार 6 पाइप से भरना है और एक बार 5 पाइप से भरना है। आप एक चीज बताओ, यदि 6 पाइप से उस टंकी को भरा जाए तो सिंपल सी बात है भाई, पाइप ज्यादा है तो टंकी जल्दी भरेगा और पाइप कम है तो टंकी देरी से भरेगा। मतलब एक चीज समझ आ गया कि पाइप और उसका जो समय एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती हो रहा है। भाई ज्यादा पाइप तो कम समय और कम पाइप तो ज्यादा समय। तो मैं ये बोल सकता हूँ दोस्तों कि भाई आप समझ रहे हो मेरी बात, कि भाई पाइप जो होगा ना ये व्युत्क्रमानुपाती हो रहा है किसके, समय के। हम जैसे जैसे पाइप की संख्या को बढ़ाते जाएंगे समय वैसे वैसे कम लगते जाएगा। तो मैंने कहा कि प्रारंभ में यदि मैं पाइप की बात करूं तो मैं लिख सकता हूं कि भाई ये पाइप और लगने वाला समय मैं लिख दिया यहाँ पर भाई समय। क्लियर है दोस्तों? यहाँ पर अब हम कहेंगे पहले 6 पाइप बाद में 5 पाइप। अब भी बताया हूं कि पाइप और समय एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, व्युत्क्रमानुपाती। तो पाइप का जो रेशो 6:5 है तो समय का अनुपात क्या हो जाएगा, मैंने कहा 5:6 हो जाएगा। अब देखो पहले जब 6 पाइप थे तो कितना समय लगता था, तो बोला गया है कि 1 घंटा 20 मिनट का समय लगता था। 1 घंटा 20 मतलब होता है दोस्तों टोटल 80 मिनट के बराबर। कितना समय लग जाता था, 80 मिनट लगता था। अब ध्यान से देखिएगा मेरी बात। अब मैंने कहा कि यहाँ पर मैं क्या 16 का गुणा नहीं कर सकता, तो आप कहोगी भाई 16×5 कितना होता है, 80 होता है। तो यहाँ पर भी हम 16 का गुणा कर देंगे और जब 16 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, मैंने कहा 16×6 = 96 मिनट हो जाएगा। और 96 मिनट को हम क्या लिख सकते हैं दोस्तों, तो 96 मिनट को लिख सकते हैं 1 आवर और 36 मिनट। तो अब मैं कह सकता हूं कि यदि आप पाइप 5 हो जाए तो उसी टंकी को भरने में मुझे कितना समय लग जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों, मैंने कहा भाई ऑप्शन नंबर सी 1 घंटा 36 मिनट का समय लग जाएगा। और यही मेरा क्या हो जाएगा यहाँ पर, राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों, आया समझ में? इस प्रकार के आपको यदि आगामी एग्जाम में सवाल देखने को मिलता है तो आप बेहतर तरीके से बनाकर आना है। क्लियर है? चलो देखते हैं नेक्स्ट सवाल। देखो अगला सवाल ये है, 40 दर्जन केले 1440 रुपए में बेचने पर एक आदमी को 20% का लाभ होता है। 30% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे 20 दर्जन केले कितने में बेचने चाहिए बोला गया है। एक चीज बताओ यार, मैं चाहता हूं कि यदि मैं बाद में 20 केले का यदि मूल्य निकालना तो मैं पहले भी 20 दर्जन केले का वही विक्रय मूल्य निकाल लेता हूँ, इससे मेरा आसान हो जाएगा। ध्यान से देखो, यहाँ पर मुझे बोला जा रहा है कि भाई 20 दर्जन केले कितने रुपए में बेचा जाए कि मुझे 30% का लाभ हो जाए। शुरू में बोला गया कि 40 दर्जन को मैं 1440 में बेच रहा हूँ। मैं ये नहीं बोल सकता क्या कि मैं भाई 40 को 2 से काट दूंगा मेरे प्यारे दोस्तों, तो मैं बोल सकता हूँ कि 20 दर्जन यहाँ पर भी काट देता हूँ तो आप देख पाओगे 7 दूनी 14 और ये 2 दूनी 4, 720 रुपए। मतलब ये नहीं बोल सकता क्या कि भाई जब 40 दर्जन का मूल्य 1440 है तो 40 का आधा 20 दर्जन का मूल्य कितना हो जाएगा, 720 रुपए। अब मैं चाहता हूं कि पहले भी मैं 20 दर्जन केला बेचा, अब भी मैं 20 दर्जन केला बेचना चाहता हूं। तो अब यहाँ पर मेन डिजिट का खेल हो जाता है आपके पास परसेंट का। ध्यान समझना दोस्तों, मैं ये बोलना चाहता हूं कि भाई 20% का लाभ होता था पहले। कब लाभ होता था, जब मैं 720 रुपए में बेचता था तब। कितने दर्जन को, 20 दर्जन को। क्लियर है? तो मैंने कहा 20% लाभ को क्या मैं ऐसा नहीं लिख सकता कि भाई 120%, बिल्कुल 120% की वैल्यू कितने रुपए के बराबर है, तो मैंने कहा भाई 720 रुपए के बराबर है।
ठीक है दोस्तों, मुझे उतने ही 20 दर्जन केले को बेचना है, लेकिन इस बार कितने परसेंट का लाभ चाहिए? 30% का लाभ चाहिए। मैं कहूंगा कि इस भाई 100 के सामान को 30% लाभ पर बेचूंगा, मतलब मुझे 130% पर बेचना है। क्लियर है? अब ध्यान से देखो, यहाँ पर 120 छक्के कितना होता है, तो मैंने कहा 720, तो यहाँ पर 130 छक्के कितना हो जाएगा, तो मैंने कहा भाई फिर तो ये 780 रुपए के बराबर होगा। तो अब यदि मान लो 20 दर्जन केले को आप 30% लाभ पर बेचना चाहते हो, तो आपको कितने रुपए पर बेचना पड़ेगा, तो मैंने कहा भाई 780 रुपए पर बेचना पड़ेगा। ऑप्शन नंबर जो डी होगा दोस्तों, ये मेरा क्या हो जाएगा, यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। आए भाई समझ में? जी बिल्कुल। ठीक है, देखिएगा अगला सवाल, ये वाला सवाल देखिएगा। अनिल अंकित मूल्य पर 20% छूट के साथ एक वस्तु खरीदता है। ठीक है, वस्तु खरीद रहा है भाई, वो भी कितने परसेंट छूट के साथ? 20% के छूट के साथ, और अंकित मूल्य पर 8% छूट पर बेच देता है। ठीक है, तो उसका लाभ या हानि प्रतिशत आपको क्या करना है, ज्ञात करके बताना है दोस्तों। मेरे प्यारे दोस्तों, याद रखना यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर आप खरीदी क्रय मूल्य को 100% ना ही माने तो ही ज्यादा बेहतर है। मेरी बात ध्यान समझना, मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर चूंकि मैं खरीद रहा हूँ, तो मैं अंकित मूल्य को कितना मान लेता हूँ, 100%। मैंने कहा पहले जो एमआरपी था ना, ये एमआरपी मेरे लिए कितने परसेंट का था, मैंने कहा भाई 100% का था। ठीक है, मैंने क्या किया, कितने में खरीद लिया, सीपी की बात करूं तो सीपी मैंने कहा कि भाई 20% छूट के साथ खरीद लिया है ना। 20% छूट के साथ यदि मैं खरीद लूंगा मेरे प्यारे दोस्तों, तो मैं खरीदूंगा कितने में, तो आप कहोगे फिर तो 80 में खरीदना पड़ेगा। कितने परसेंट में? 80% में। तो 80% क्या हो गया, यहाँ पर मेरे लिए क्रय मूल्य का हो गया। अब मैं चाहता हूं कि इसी सामान को 8% छूट पर बेच देना चाहता हूं। अब मैं बेचना कितने में चाहता हूं, तो भाई 8% पर बेचना चाहता हूं। तो भाई हमारे पास एमआरपी अंकित मूल्य तो 100% का है, 8% के जब छूट के साथ बेचना चाहूंगा, तो मेरे लिए जो एसपी आएगा ना, ये कितने आएगा, आप 100 में यदि आप 8% का यदि डिस्काउंट कर दोगे तो कितने में देना पड़ेगा, तो आप कहोगे भाई फिर तो 92% पर आपको बेचना पड़ेगा। क्लियर है दोस्तों यहाँ तक सबका? अब बोला गया कि भाई तो उसका लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए, तो सिंपल सी बात है, 80 में खरीदा गया है और 92 पर बेच रहा है, मतलब डायरेक्ट आप देख पा रहे हो कितने का लाभ हो गया। तो मैंने भाई कहा 12 का लाभ हो गया। क्रय मूल्य कितना है आपके पास, 80, हमको परसेंट निकालना है, तो कितने का गुणा कर देंगे, 100 का। अब देख पाओगे ये 20 से कट जाएगा, 20 चौके 80, और ये हो जाएगा 20 25 100, 4 से काटेंगे, 4 एकम 4, 4 या 12, और 3 और 5 का गुणा कर देंगे दोस्तों, कितना हो जाएगा भाई 15%। तो इस पूरे सौदे में कितने परसेंट का लाभ हो जाएगा, मैंने कहा 15% का लाभ होगा। ऑप्शन नंबर जो बी होगा दोस्तों, ये हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से आपको सवालों को डील करना है भाई। ठीक है, चलो देखते हैं, ये रहा अगला सवाल। दो वर्ष बाद किसी कस्बे की जनसंख्या क्या होगी यदि वर्तमान जनसंख्या आपको दिया गया है इतना है, और जनसंख्या वृद्धि का दर दे रखा है 4%। आपको 2 साल बाद की जनसंख्या बताना है कि हर साल यदि 4% प्रति वर्ष की दर से जनसंख्या में यदि मान लो वृद्धि होती है, तो 2 साल बाद कितनी जनसंख्या हो जाएगी, आपको वर्तमान जनसंख्या देकर रख दिया है। अब मेरे प्यारे दोस्तों ध्यान समझना, मैं चाहता हूं कि भाई यदि आप 4% का फ्रैक्शन बना लो तो ज्यादा आसान रहेगा यार। मैंने कहा 4% का फ्रैक्शन क्या होता है, तो आप कहोगे 1/25 होता है। ठीक है, तो हम कहेंगे कि भाई यदि वर्तमान जनसंख्या, ये हमारे पास वर्तमान, और मैंने कहा मेरे प्यारे दोस्त 2 साल बाद की जनसंख्या, 2 साल बाद की जनसंख्या, ध्यान समझना। ठीक है, तो मैंने कहा वर्तमान जनसंख्या यदि 25 होगा, तो 2 साल बाद की जनसंख्या, तो भाई 25 और 1 कितना बढ़ रहा है, तो हम कहेंगे भाई ये तो 26 हो गया। ठीक है, क्लियर है? अब चूंकि 2 साल की जनसंख्या वृद्धि निकालना, जनसंख्या निकालना, तो हम क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे मेरे प्यारे दोस्तों, इस प्रकार से। ठीक है दोस्तों, अब देख पाओगे कि भाई 25 के वर्ग कितना होता है, तो हम कहेंगे भाई 25 का वर्ग, डायरेक्ट हम नहीं लिख सकते क्या इसको, जी बिल्कुल लिख सकते हैं, डायरेक्ट लिख देंगे। कितना लिख देते हैं, तो मैंने कहा इसको लिख दिया हूँ कि भाई 25 गुणित 25 लिख दिया, ताकि मुझे काटने में आसानी हो। और 26 का वर्ग कितना होता है, तो मैंने कहा भाई 26 का वर्ग होता है 676। हमको 25 गुणित 25 का मान दे रखा है, यहाँ पर मिल चुका है। मेरे प्यारे दोस्तों ध्यान से देखना कि इसको मैं कैसा काटना चाहता हूँ। यहाँ पर दे रखा है, कितना दे रखा है भाई, तो इतने की जो टोटल वैल्यू है ना, वो मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ। मैंने कहा 25 गुणित 25 की जो वैल्यू है ना, ये हमारे पास दिया गया है 1
और ये 20, उसके बाद कितने जीरो है भाई, तो हम कहेंगे 4 जीरो हैं। तो 4 जीरो को मैं इस प्रकार से लिख देता हूँ, ये 2 जीरो का 100 और फिर 2 जीरो का 100। क्लियर दोस्तों, इससे क्या होगा, मुझे कटाने में आसानी होगी। अब ध्यान से देखना, यदि मैं 25 से काटना चाहूँ, 25 कम 25, 25 चौके 100, 25 कम 25, फिर 25 चौके 100, 4 चौके 16, और 16 का गुणा यदि हम 12 के साथ कर देते हैं तो 192 हो जाता है ना। 16 गुणित यदि हम 12 कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 192। मतलब कितने गुना है, तो मैंने कहा 1920 गुना बढ़ेगा, है ना। अब मान लो 2 साल बाद की जनसंख्या निकालना है, तो हम क्या करेंगे कि भाई 2 साल बाद की जनसंख्या के लिए 676 है, और गुणा कितना कर देना है दोस्तों, तो मैंने कहा भाई 1920 के साथ कर देना है। जो भी आएगा आपके पास 2 साल बाद की जनसंख्या निकल आएगा। अब चाहो तो आप ऑप्शन आपके पास नियर अबाउट है, तो आप यूनिट डिजिट के साथ तो जा नहीं सकते, तो आपको गुणा करना पड़ेगा भाई। जीरो का गुणा नहीं करते, 2 छक्के 12 की 2, हाथ की आई 1, है ना। अब आपको सभी अंकों के साथ क्या करना है, गुणा करके बताना। तो जो भी आंसर आएगा आप गुणा कर लेना फटाफट, क्या आंसर आने वाला है उसमें कमेंट करके बताइएगा। जो भी होगा वो आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। बस बनाने का तरीका ये है दोस्तों। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। देखिएगा नेक्स्ट सवाल, राजीव के वेतन में पहले 40% की कमी की गई और फिर 50% की वृद्धि की गई, तो नया वेतन उसके आरंभिक वेतन से कितने प्रतिशत कम है, ये पूछा गया। मतलब कम हुआ है, और वही प्रश्न आपको क्या करना है, बताना कि भाई कितने परसेंट के आखिर कम हुआ है, तो कितने परसेंट की कमी हुई है। मेरे प्यारे दोस्तों ध्यान से देखना सवाल को, क्या बोला जा रहा है कि भाई राजू के वेतन में पहले 40% की कमी की गई और फिर 50% की वृद्धि की गई, है ना। पहले तो हमने 40% घटा दिए, फिर उसके बाद हमने क्या किए, उसमें 50% बढ़ा दिए। तो नया वेतन उसके आरंभिक वेतन से कितने प्रतिशत कम है, बस यही हमको क्या करना है, ज्ञात करके बताना है। मेरे प्यारे दोस्तों देखना तो कैसे मैं इस सवाल को बनाना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि जो राजीव है ना, इस राजीव की जो प्रारंभिक वेतन है, मैं मान लेता हूँ भाई 100%, ठीक है। 100% मान लेते हैं, चलेगा। या ऐसे भी नहीं मानोगे तो भी चलेगा, चलो हम दूसरा तरीके से बना लेते हैं, दिक्कत हो तो मैंने कहा ये प्रारंभिक और ये मान लेता हूँ नया। क्लियर है दोस्तों, ध्यान से मान लेना। अब बोला गया कि राजीव के वेतन में पहले 40% की कमी की गई। मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि पहले इसका वेतन 100% था, अब 40% कम कर देगा, तो अब हो कितना जाएगा, तो आप कहोगे भाई 60% हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों यहाँ तक, ठीक है। फिर बोला गया है और फिर उसके बाद 50% की वृद्धि कर दी गई। पहले उसका वेतन यदि मान लो 100% था, अब 50% बढ़ा दिया जाएगा, तो हो कितना जाएगा, तो आप कहोगे भाई फिर तो ये 150% हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों, यहाँ पर जो जरूरत की चीजें उनको हम काट सकते हैं, ध्यान से देखना। मैं चाहता हूँ कि 1 जीरो से वाला 1 जीरो और 1 जीरो से वाला 1 जीरो मैंने काट दिया। अब मैं कुछ नहीं करूंगा, गुणा कर दूंगा। ध्यान से देखना, 10 और 10 का गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 100%। मतलब पहले उसका वेतन कितना था, 100%, अब इसका वेतन 15 छक के कितना हो गया, 90%, ठीक है। तो आप देख पा रहे हो कि इस घटाने बढ़ाने के चक्कर में 100% से घटकर कितना हो गया, 90%। तो कितने परसेंट की कमी होगी, तो आप कोई भी बता सकते हैं कि भाई यहाँ पर 10% की क्या हो रही है, कमी हो रही है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, मैंने कहा ऑप्शन नंबर जो ए होगा मेरे प्यारे भाई, ये आपका क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। आए भाई समझ में, ठीक है ना। देखते हैं नेक्स्ट सवाल। एक चुनाव में केवल 2 उम्मीदवार थे, ठीक है। एक चुनाव में केवल 2 उम्मीदवार थे। हारने वाले उम्मीदवार को कुल मतों का 48% मिला, उसके प्रतिद्वंदी को 6000 मत अधिक मिले और उसने 3% मतों के अंतर से जीत हासिल किया। तो अमान्य मतों की संख्या कितनी होगी। अब मेरे प्यारे भाई ध्यान समझना, यदि मैं चुनाव में, है ना, मतदान की बात करूं, तो मतदान में एक चीज कहोगे कि भाई 100% तो मतदान हुआ होगा। क्लियर है। अब जो लूजर है ना, हारने वाला, ये हारने वाले ने खुद कहता कि भाई ये 48% मत प्राप्त करता है, ठीक है। 48%, इसका मतलब कि भाई जीतने वाले को कितना मिलना चाहिए, तो मैंने कहा 52% मिलना चाहिए, तब तो जाकर आपके टोटल कितने होंगे, तो भाई टोटल होंगे तभी जाकर आपके पास 100% होगा। क्लियर दोस्तों। लेकिन हारने वाले का कहना है कि मैं केवल 3% मतों से ही हारा हूं। कितने परसेंट मतों से,
3% मतों से हारा हूं। यदि मैं 48 में 3 जोड़ देता हूं तो आप देख पाओगे कि भाई 51% होना चाहिए। किसका मत होना चाहिए? कि भाई ये जीतने वाले का, लेकिन है वहां पर 52। इसका मतलब 1% जो मत है ये किस में चले गया होगा? तो मैंने कहा 1% मत जो है दोस्तों यहाँ पर मैं अमान्य है कह सकता हूँ। क्या है? अमान्य है। क्लियर है? 1% मत अमान्य है मेरे प्यारे दोस्तों। 3% मत से हारा है और इस 3% की वैल्यू कितने मतों के बराबर है? तो मैंने कहा भाई 6000 मतों के बराबर है। हमको निकालना है अमान्य मतों की संख्या और अमान्य मतों का परसेंट कितना दे रखा है? तो मैंने कहा भाई अमान्य मतों का परसेंट 1% है। मतलब मैं कह सकता हूँ 3 एक कम 3। इस 1% की वैल्यू किसके बराबर होगा दोस्तों? तो मैंने कहा 3 दूनी 6, 2000 के बराबर होगा। अतः इस चुनाव में 2000 मत ऐसे थे जो अमान्य घोषित कर दिए गए और यही आपका क्या होगा मेरे प्यारे भाई? राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों? आगे बढ़ते हैं। देखिएगा नेक्स्ट सवाल। निम्न सारणी में एक राज्य में 1999 से 2004 और 2003 से 2004 तक की अवधि में, है ना, यहाँ पर 2000 होना चाहिए, 1999 से 2000, ठीक है, और 2003 से 2004 तक की अवधि में खाद्यान्नों की पैदावार को 10 लाख टनों में दर्शाया गया है। इस सारणी का अध्ययन करके प्रश्नों का उत्तर आपको देना है। अब पहला सवाल ये है कि भाई बोला गया कि 2002-03 में जौ की पैदावार में पिछले वर्ष की तुलना में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है। ठीक है दोस्तों, अक्सर आपको यहाँ पर DI से क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। इस बार भी आपको एग्जाम में इस प्रकार के पैटर्न देखने को मिला है। तो बोला गया कि भाई 2002 से 2003 में जौ की जो पैदावार है पिछले वर्ष की तुलना, तो हम कहेंगे भाई ये आपके पास 2002 और ये 2003 का वर्ष है। ठीक है, कौन कौन से? ये आपके पास 2002 है, 3 है, और ये पिछले साल मतलब 2001 और 2 की बात कर रहे हैं। मतलब मैं जौ की बात करूं तो आप देख पा रहे हो कि 2002 और 3 में 380 हुआ लाख टन, है ना, लाख में ना, है ना, लाख टन हुआ, और 2002 और 1 में कितना हुआ था? 320 लाख टन का उत्पादन हुआ था। यहाँ पर पूछा गया कि 2002-03 में जौ की पैदावार में पिछले वर्ष की तुलना में, तो हम यहाँ पर देख पाएंगे, यहाँ पर बन जाएगा क्या, है ना, मैं चाहता हूं कि भाई 2001-2 की बात करें तो 1-2 में कितने लाख टन का पैदावार हुआ? मैंने कहा 320 लाख का, ठीक है। और यदि मैं बात करूं 2002-03 में, तो 2-3 में कितने का पैदा हुआ? तो हम कहेंगे भाई 380 लाख टन का। क्लियर है? अब देख पा रहे हैं कि पिछले साल की तुलना में कितना बढ़ा है, तो भाई 320 पिछले साल था, इस साल 380 हुआ है, मतलब 60 लाख टन की क्या हुई? वृद्धि हो गया। ठीक है, अब हम बात करेंगे पिछले साल आपके पास 320, और चूंकि परसेंट निकालना तो हम कितने का गुणा कर देंगे मेरे प्यारे दोस्तों? 100 का। आप देख पाओगे 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, ये भी आपके पास कट जाएगा 2 से 3 बार में, और ये कट जाएगा 16 बार में। 16 से काटेंगे तो भाई 16 कम 16, 16 5 80, 16 छक्के 96, 16 दूनी 32 और 16 5 80, कितने बार में कट जाएगा? 6.25 में। अब 3 छक्के 18, मतलब मैं कह सकता हूँ 18.75% की क्या हुआ है इसमें? टोटल वृद्धि हुआ है, और यही हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो सी होगा दोस्तों, ये हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। आए भाई समझ में? इस प्रकार से आपको क्या करना है? सवालों को डील करना है। क्लियर है? देखते हैं नेक्स्ट सवाल। देखिएगा ये क्वेश्चन, 1999 से 2000 से लेकर 2003-2004 तक की अवधि में कुल पैदावार का X% गेहूं की पैदावार है, तो X का मान आपको क्या करना है? ज्ञात करके बताना है भाई। मतलब पूरे जो वर्षों में कुल जो पैदावार हुआ उसमें गेहूं की पैदावार का प्रतिशत ज्ञात करना है। तो भाई हम कहेंगे कि पूरे वर्षों में गेहूं का पैदावार कितना हुआ, तो यहाँ पर सबको जोड़ना है, तो हम कहेंगे भाई ये 0। ठीक है, ध्यान समझना। उसके बाद 8 8 16, 16 और 4 20 के शून्य, हाथ के हो गए 2, है ना, 6 6 12 8 20, 20 और 15 हो जाएगा आपके पास 35, और 35 और 2 हो जाएगा आपके पास 37। मतलब टोटल इतने का उत्पादन हुआ है किसका? गेहूं का। ये गेहूं का कुल उत्पादन है मेरे प्यारे भाई। ठीक है, ये गेहूं का कुल उत्पादन है। सभी खाद्यान्नों की बात करें, क्योंकि कुल पैदावार का बोल दिया गया है, तो यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ कि भाई जो जो है आपके पास पैदावार, गेहूं का कुल पैदावार हुआ है आपके पास 3700,
यदि मैं बात करूं चावल की तो ये 0 हो जाएगा, है ना। 7 2 9 5 14, 14 और 6 20 की शून्य, हाथ का ये आपके पास 2 आ गया, है ना। 2 4 6, 6 3 9, 9 और 9 हो जाएगा 18, 18 और 2 कितना हो जाएगा, तो हम कहेंगे भाई 20 हो जाएगा, मतलब 2000। यदि इसकी बात करें तो ये 0, है ना। 5 4 9 और 1 10, और 10 20 की शून्य, हाथ का फिर 2, 2 4 6, 6 3 9, 9 और 7 हो गया 16 और 2 कितना हो जाएगा 18। लास्ट की बात करें तो ये आपके पास 0, है ना। 5 6 11 9 20 की शून्य, हाथ का ये हो गया 2, है ना भाई। 4 3 7 4 11, 11 और 11 हो जाएगा 22 और ये 24। तो टोटल इतने हुए हैं। अब सभी का सम कर देते हैं, इतने में हमारा क्या होगा, आंसर आ ही जाएगा। देखिए दोस्तों क्या करना है अब, है ना भाई। 2400 और 2000 हो गया आपके पास 4400, 4400 में 1800 को और जोड़ देंगे तो हो जाएगा 6200, और 6200 में हमको इतना और ऐड कर देना है, ठीक है भाई। तो आप देख पाओगे कि ये 0 0 9 और ये 9, टोटल 99 में x की वैल्यू यदि मुझे निकालना है x% बराबर, तो हम क्या करेंगे कि भाई जो 3700 है ना, डिवाइड बाई ओवरऑल कितना है 9900, और इनटू कितना कर देंगे, तो हम भाई 100 कर देंगे। 2 0 से 2 0 कैंसिल कर देते हैं। दोस्तों ध्यान से देखो, ऑप्शन को में देखने पर हमको ये लग रहा है कि एकदम नियर अबाउट है ना, 37.4 भी हो सकता है, और यहाँ पर ये भी हो सकता है। तो हम 99 से भाग दे देते हैं। 99 से जब काटेंगे, 99 का कोई तो कटने वाला नहीं है, तो ये 99 कम 99 बच जाएगा, 1 लगा देंगे जी दशमलव, फिर और फिर 99 कम 1, इस प्रकार से। तो आप गुणा करके देखोगे तो कितना हो जाएगा, तो मैं गुणा करूंगा x के साथ, तो आप देख पाओगे 37 दशमलव आपके पास 07, या अप्रोक्सीमेट में ये बोल सकता हूँ, ठीक है भाई। अप्रोक्सीमेट में यदि हम देखें 37 के बराबर होगा, है ना। किसके बराबर हो जाएगा, 37 के बराबर हो जाएगा। यहाँ पर 37 के बराबर अप्रोक्सीमेट में हम लिख सकते हैं दोस्तों 37.4, इतने परसेंट गेहूं का उत्पादन हुआ था, और यही आपके एक्स के क्या हो जाएगा, नेट वैल्यू होने वाला है। क्लियर है दोस्तों। तो इस प्रकार के आपको सवालों को बनाना है भाई, बहुत सिंपल ही होते हैं सवाल, आसानी से आपको 4-5 नंबर भी मिल जाता है कई बार। क्लियर है दोस्तों। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। देखिएगा अगला सवाल, वर्ष 2002-4 में किस अनाज की पैदावार पिछले वर्ष की तुलना में सबसे ज्यादा हुई है, बोला गया है। बात कर रहे हैं 2002-4 में, है ना। 2002 से 2004 में किस अनाज की जो पैदावार पिछले वर्ष की तुलना में, है 2002-4 में, 2002 से 2004 में, है ना, किस अनाज की पैदावार पिछले वर्ष की तुलना में सबसे ज्यादा हुई है, आपको क्या करना है, बताना है विज्ञात करके। तो अब हमारे पास ये दिया गया है, आपके पास 2002-4 में ये 3 होना चाहिए ना, 2003-4 लिखो, है ना। 2003 और 4 में, 2003-2004 में, तो हम बात करेंगे यहाँ से। तो यहाँ पर देखो कितना बढ़ा। यदि मैं मान लो गेहूं की बात करता हूँ, तो आप देख पाओगे कि भाई गेहूं में, अब यहाँ से ऐसे अनुमान नहीं निकाल सकते आप, है ना, सबसे ज्यादा वृद्धि हुई बोला गया है। तो गेहूं की बात करें तो गेहूं में भाई 720 से मान लो 820 हो रहा है, मतलब 100 बढ़ गया है। 100 बढ़ा किसमें, गेहूं में, किसमें से, मैंने कहा भाई 720 में से इंटू 100। क्लियर है। यहाँ पर मान तो नहीं बोला गया है ना, तो हम क्या करेंगे, इस प्रकार से डील कर देते हैं। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 4 से काटेंगे तो आपके पास हो जाएगा भाई ये 18 चौक 72, 4 से काट देंगे तो ये 25 बार में कट जाएगा, फिर 2 से काटेंगे तो ये 5 बार में, मतलब मैं कह सकता हूँ 125/9, और काटेंगे तो कुछ परसेंट तो आ ही जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों, है ना। काट देंगे, 9 कम 9 बच जाएगा आपके पास 3 हो जाएगा, और 9 चौक 36, लगभग 14% के आसपास वृद्धि हुई है। यदि मैं बात करूं यहाँ पर चावल की, तो ये चावल 350 से 400 से 560 हुआ है ना भाई। कितना, 400 से 560, मतलब 160 की वृद्धि हुई है किस पर, चावल पर। थोड़ा ऊपर कर लेते हैं, है ना। चावल की हम बात करें तो चावल पर क्या हुआ है, तो चावल पर चूंकि आपके पास 400 से 560 हुआ है, मतलब 160 बढ़ा है किस पर भाई, 400 पर, है ना। इनटू क्या कर देंगे, 100 कर देंगे। आप देख पाओगे 2 0 से 2 0, 4 से काटेंगे तो लगभग ही 40% का इंक्रीजमेंट दे रहा है। यदि मैं बात करूं यहाँ पर जौ की, तो जौ में आप देख पाओगे मेरे प्यारे दोस्तों कि भाई 380 से 410 हुआ है, इसका मतलब केवल 30 बढ़ा है किस पर, 380 पर। इसका तो रेशो बहुत कम आएगा लग रहा है, ठीक है। 0 से 0 कैंसिल हो गया, मतलब 300 डिवाइड बाई 38 कर देंगे तो ये आपके पास 2 से काटेंगे 19 बार में, और ये हो जाएगा 150 बार में, और 19 से आपको क्या करना है, भाग देते हैं।
तो आप 19 के नियर अबाउट जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो इससे भी आप क्या कर सकते हो, बना सकते हो। जैसे 19, 76, 152, मतलब मैं लगभग 12% की इंक्रीजमेंट कह सकता हूँ। तो हमको समझ आ गया कि ये 500 से 690 हुआ है, मतलब 190 बढ़ा है किस पर, 500 पर, और इंटू कितना कर देंगे 100। तो आप देख पाओगे कि ये 2 बार में मतलब 38%। तो सबसे ज्यादा किस फसल की वृद्धि हुई है, तो हम कहेंगे भाई चावल की हुई है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो ए होगा दोस्तों, ये आपका यहाँ पर क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। देखिएगा नेक्स्ट सवाल, इन वर्षों में चावल की औसत पैदावार तथा जौ की औसत पैदावार का अंतर आपको क्या करना, ज्ञात करना है। जब तक आप औसत पैदावार नहीं निकालोगे तब तक आप अंतर कर नहीं सकते। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे प्यारे दोस्तों, ध्यान से देखना भाई, चावल का कुल औसत पैदावार कितना हुआ, तो हम सबसे पहले ऐड कर लेते हैं। अब भी कुछ देर पहले देखो, इस प्रकार के सवाल में आपको बार बार ऐड करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर मैं टोटल सम निकालना था, चावल में 2000 और जौ में 1800 निकाले थे ना भाई। ठीक है, हम चावल में कितना निकाले थे, इनका टोटल सम 2000 निकाल लिए थे, और जौ का कितना निकाल लिए थे, तो 1800। एक ही बार में हमारा यही पर काम आ गया। अब औसत निकालना है तो कितने वर्षों की बात है, 1, 2, 3, 4 और 5। तो हम यहाँ पर 5 से इनको क्या कर देंगे दोस्तों, भाग लगा देंगे। ठीक है, तो आप देख पाओगे 5 चौके 20, कितना हो जाएगा आपके पास 400 बार में, है ना। 5 से काटेंगे तो आप देख पाओगे कि भाई 5 तिया 15 और 5 छक्के 30, मतलब 360। 400 और 360 इन दोनों का अलग अलग औसत है, तो दोनों के औसत में डिफरेंट कितने का है, तो मैंने कहा भाई 60 का अंतर है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर जो बी होगा मेरे प्यारे भाई, ये आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। है भाई समझ में। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। देखिएगा अगला सवाल, एक वस्तु एक समलंब के रूप में है जिसकी ऊंचाई 5 मीटर और समानांतर भुजा 4 मीटर और 6 मीटर है। वस्तु को पेंट करने की लागत क्या है यदि पेंटिंग की दर 50 प्रति वर्ग मीटर रुपए में है, ये बोला गया है। एक वस्तु है जो आपके किस रूप में है भाई, तो हम कहेंगे एक समलंब आकार में है। ठीक है, मतलब इस प्रकार से होगा ये समलंब आकार में, मतलब इस प्रकार से। ठीक है भाई, यही होगा। इसको पेंट करना है, जहां पर बोला गया कि समानांतर भुजा है, एक आपके पास 4 मीटर का है और दूसरा आपके पास 6 मीटर का है। यहाँ पर इनकी हाइट भी दे रखा है, और हाइट कितने का दे रखा है, तो हम कहेंगे भाई हाइट यहाँ पर दे रखा है 5 मीटर का दे रखा है। क्लियर है दोस्तों। अब हमको निकालना है 50 प्रति वर्ग मीटर की दर से इसको पेंट करने का लागत क्या होगा, ये मेरे ज्ञात करना है मेरे प्यारे भाई दोस्तों। ध्यान से निकालना है। अब एक समलंब आकार के, एक मान लो वस्तु है, उसको पेंट करना है, तो इसके लिए हम उसके क्षेत्रफल में ही पेंट करेंगे। तो क्षेत्रफल निकालने का फार्मूला क्या होता है, तो मैंने कहा एरिया जो होता है समलंब के क्षेत्रफल का फार्मूले का, तो मैंने कहा 1/2 समानांतर भुजाओं का योग होता है। तो मैंने मान लिया ये आपके लिए ए है और ये आपके लिए बी है, और भाई इसको मैंने मान लिया हाइट। ठीक है, तो मैं लिख सकता हूँ कि भाई a प्लस बी इंटू हाइट, यही फार्मूला होगा, समानांतर भुजाओं का योग इंटू ऊंचाई। तो आप देख पाओगे मेरे प्यारे दोस्तों 1/2 है ना, 4 और 6 को यदि हम जोड़ देते हैं, और फिर इसमें हाइट कितना दिया है 5, तो 5 का भी गुणा कर देंगे। आप देख पाओगे कि 1/2 इंटू ये हो जाएगा आपके पास 4 6 10 गुणित 5। ठीक है, 2 से काटेंगे 5 बार में कट जाएगा, तो उस क्षेत्रफल कितना आएगा, तो मैंने कहा 25 वर्ग मीटर आ गया, है ना। उस समलंब आकार के जो भी वस्तु, उसका क्षेत्रफल कितना देखने को मिला, 25 वर्ग मीटर। एक वर्ग मीटर को पेंट करने का कीमत 50 है, तो 25 वर्ग मीटर के पेंट वस्तु को पेंट करने का खर्च कितना होगा, तो मैंने कहा 25 पंचे होता है 125, मतलब 1250 रुपये होगा। और यही हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए जो होगा मेरे प्यारे भाई, ये आपका क्या होगा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। आए भाई समझ में। इस प्रकार से आपको क्या करना है, सवालों को डील करना है। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट सवाल। यदि दो वृत्तों की त्रिज्या 4.5 सेंटीमीटर और 3.5 सेंटीमीटर ठीक है और अनुप्रस्थ उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की लंबाई 6 सेंटीमीटर है, तो दोनों केंद्रों के बीच की दूरी आपको क्या करना है, ज्ञात करके बताना है। दोस्तों जब भी इस प्रकार के सवाल आए तो हमारे पास क्या है, सवाल ये बोला गया है कि एक आपके पास सर्कल है और ये आपके पास दूसरा सर्कल है। ठीक है, इन दोनों की अलग अलग त्रिज्या दे रखा है। एक की जो त्रिज्या है यहाँ पर दे रखा है कि भाई 4.5 है, दूसरे की जो त्रिज्या है इस प्रकार से 3.5 है।
और इन दोनों की जो स्पर्श जो रेखा है इसकी लंबाई दे रखा है, उसने कितना दे रखा है भाई, तो मैंने कहा ये 6 सेंटीमीटर दे रखा है, 6 सेंटीमीटर। ठीक है, हमको निकालना क्या है दोस्तों, हमको निकालना है दोनों केंद्रों के बीच की जो दूरी है ना डी, इसी का मान क्या करना है, फाइंड आउट करना है। मेरे प्यारे दोस्तों, जब भी आपको उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा दिया हो, है ना, तो आपके अनुप्रस्थ है ना, अनुप्रस्थ उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा और उसके है ना आपको क्या केंद्रों के बीच की दूरी निकालना है। मतलब मैं कह सकता हूँ कि यदि ए होगा तो मुझे बी, ये भी होगा, मतलब ए और बी के बीच का मान निकालना है। तो ए और बी के बीच का मान ज्ञात करने का फार्मूला क्या होता है, तो हम कहेंगे भाई डी के स्क्वायर प्लस है ना, ये होगा R1 प्लस R2 के होल स्क्वायर के बराबर होता है। ठीक है दोस्तों, अब हम कहेंगे कि भाई ए बी बराबर दोनों के केंद्रों के स्पर्श रेखा की लंबाई क्या है, तो स्पर्श रेखा की जो लंबाई है ना, अच्छा ए बी ये होगा क्या, स्पर्श रेखा को ए बी लिख देते हैं, ये तो डी होगा ना, डिस्टेंस होगा। R1 R2 ये डिस्टेंस हो जाएगा हमारे पास, क्योंकि ए बी का मान निकालना है। ठीक है, स्पर्श रेखा, ठीक है, मतलब तो एक ही है ना, मतलब एक ही है कुल मिलाकर। मैं पक्षांतर करके लिख दूंगा तो भी मतलब वही है। तो ये 6 का वर्ग मैंने लिख दिया, मतलब एक ही है भाई, है ना। और 3.5 और 4.5 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 8, और इन दोनों का फिर क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। तो यदि मैं कहूँ कि भाई ए बी बराबर, यदि आप लिखना चाहो तो आप देख पाओगे कि ये 6 का वर्ग 36 प्लस ये हो जाएगा 8 का वर्ग कितना होता है 64, 36 और 64 का सम कितना हो जाएगा, मैंने कहा भाई √100, और √100 मतलब होता है मेरे प्यारे भाई 10 सेंटीमीटर। तो दोनों केंद्रों के जो बीच की दूरी होगी वो 10 सेंटीमीटर की होगी। यही आपका क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों, देखिएगा नेक्स्ट सवाल। निम्नलिखित चित्र में ए बी पैरेलल है सी डी के, सी डी पैरेलल है ई एफ के, तो एक का मान आपको क्या करना है, ज्ञात करके बताना है यार, है ना। ऐसे सवाल बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं, लोगों के लिए बहुत सारे समस्या भी आ जाता है, फिर बनने नहीं लगता। तो दोस्तों ध्यान समझना, ये बोला जा रहा है इस सवाल में कि भाई मैं ये कहूँ कि ये जो लाइन है ना ए बी, और आपके पास चाहे हम बात करें ई एफ की बात करें या हम बात कर लें सी डी की, ठीक है, तो ये तीनों की तीनों लाइन आपस में क्या है, पैरेलल है। ठीक है, अब पैरेलल है तो आप ध्यान समझना कि मैंने कहा कि भाई पैरेलल है, ये यदि आपके पास जिग चेक में बना, ध्यान से देखना, ये आपके पास 65 डिग्री का कोण है, तो ओवरऑल यहाँ से लेकर यहाँ तक ये भी आपके पास कितने डिग्री का कोण बनना चाहिए, 65 डिग्री। यदि ये 65 डिग्री का कोण है तो ये भी 65 डिग्री का कोण बनना चाहिए। क्लियर है, यहाँ पर ऑलरेडी 33 डिग्री का कोण बना है, तो बाकी जो होगा ये कितने डिग्री का होगा दोस्तों, मैंने कहा 32 डिग्री का होगा। क्लियर है, हमको पता है कि किसी ट्रायंगल के अंतः कोणों का योग हमेशा किसके बराबर होता है, 180 डिग्री के बराबर होता है। तो मैं ये नहीं कह सकता क्या कि भाई 32 डिग्री प्लस 61 डिग्री, इन दोनों का सम किसके बराबर होगा, 180। यदि मैं 32 को पक्षांतर कर दूंगा तो आप देख पाओगे कि भाई 180 में यदि मैं 32 डिग्री को कम कर दूंगा मेरे प्यारे दोस्तों, तो कितना आ जाएगा, 148 डिग्री, और यही आपके एक्स का मान होगा। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर जो डी होगा मेरे प्यारे भाई, ये आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से आपको क्या करना है, सवालों को बनाना है। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। देखिएगा अगला सवाल, त्रिभुज एबीसी के आधार बीसी को डी पर इस प्रकार विभाजित किया गया है कि बीडी जो है डीसी का आधा है। त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल त्रिभुज एडीसी के क्षेत्रफल का कितना गुना है, ये पूछा गया है। मेरे प्यारे भाई ध्यान समझने, सवाल को बोलना क्या चाह रहा है, ये बोलना ये चाह रहा है कि भाई मान लो मेरे पास एक ट्रायंगल है, ठीक है, मेरे पास एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल इस प्रकार से मेरे पास एक है ना, हमने एक ट्रायंगल बना दिए, ट्रायंगल एबीसी। ठीक है, अब बोला गया कि ट्रायंगल एबीसी में बीसी को डी पर इस प्रकार विभाजित किया गया है। मान लो मैं यहाँ पर एक इस प्रकार से विभाजित कर दूं डी, ठीक है, विभाजित किया जाता है, तो बीडी जो है ना, जो भी बीडी होगा, मतलब मैं चाहता हूँ बीडी जो है इस डीसी का जस्ट क्या है, आधा है, मतलब 1 भाग यदि बीडी का लेंथ होगा तो मैं कह सकता हूँ डीसी का लेंथ फिर कितने भाग होगा, 2 भाग होगा। क्लियर है दोस्तों, भाई डीसी का आधा है बोला गया है, तो एबीसी का क्षेत्रफल त्रिभुज एडीसी के क्षेत्रफल का कितना गुना है, ये पूछा गया है। अब मेरे प्यारे दोस्तों ध्यान समझना, मैं ये चाहता हूँ कि भाई एडीसी का क्षेत्रफल निकालना है, मतलब ये वाले क्षेत्रफल
इतने का जो क्षेत्रफल है ना, ये पूरे के क्षेत्रफल का कितने गुना है। तो हम ये कहेंगे भाई कि अब देखो टोटल ए से बी तक का, ए से सी तक का लेंथ 1 और 2 कितना होगा, 3 भाग हो जाएगा। क्लियर दोस्तों आपको। और आपको एक चीज पता होगा मेरे प्यारे भाई, बेस के अनुपात ही क्षेत्रफल का अनुपात होता है। इसका मतलब मैं ये बोल सकता हूँ क्या कि पूरे ट्राइंगल का क्षेत्रफल कितना होगा। मैंने ये कहा कि भाई एडीसी का जो क्षेत्रफल होगा, ट्राइंगल एडीसी के क्षेत्रफल किसके बराबर होगा, तो मैंने कहा भाई 2 भाग के बराबर होगा। उसी प्रकार मैं चाहता हूँ कि ट्राइंगल पूरा एबीसी का जो क्षेत्रफल होगा, तो भाई मैं अभी बोला हूं कि जो बेस का अनुपात होता है वही आपके क्षेत्रफल का अनुपात होता है। ठीक है ना भाई, क्षेत्रफल का अनुपात होता है, तो हम कहेंगे कि भाई इसके बेस कितना होगा, तो पूरा ट्रायंगल का एबीसी का बेस हो गया 3 हो जाएगा। क्लियर दोस्तों। हमको क्या निकालना है भाई, हमको ज्ञात करना है, बोला गया कि एबीसी के क्षेत्रफल जो है त्रिभुज एडीसी के क्षेत्रफल का कितने गुना होगा। तो हमको तो निकालना है एडीसी का जो क्षेत्रफल होगा, एडीसी का वो त्रिभुज किसका, बीडी का ना। तो हम क्या करेंगे, एडीसी का निकालना है, तो हम क्या करते हैं यहाँ पर 3 का पक्षांतर कर देंगे, तो 3/2 ट्रायंगल एडीसी का क्षेत्रफल बराबर ट्रायंगल एबीसी के क्षेत्रफल के बराबर। मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि एबीसी के जो क्षेत्रफल होगा वो एडीसी के कितने गुना के बराबर होगा, तो मैंने कहा भाई 3/2 गुना के बराबर होगा। दोस्तों आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी जो होगा मेरे प्यारे भाई, ये आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। इस प्रकार से आपको सवालों को डील करना है। ठीक है, देखिएगा अगला सवाल। एक सेट दे रखा है 61, 62, इस प्रकार से कंटिन्यू जाएगा। में दूसरी सबसे बड़ी अभाज्य संख्या और दूसरी सबसे छोटी अभाज्य संख्या का योग ज्ञात करना है। अब हमको पता है मेरे प्यारे भाई कि जो अभाज्य संख्या होता है, ठीक है, ये खुद के अलावा और एक के अलावा किसी और से विभाजित नहीं होता, उन संख्याओं को हम बोलते क्या है, अभाज्य संख्या। तो एक तो अभाज्य संख्या आपके पास 61 भी है, लेकिन ये बोला गया है कि दूसरे नंबर की बड़ी अभाज्य और दूसरे नंबर की सबसे छोटी अभाज्य बोला गया है। तो मैं एक बात करूं, 61 के बाद 62 नहीं है, 63 नहीं है, 64, 65, 66 नहीं है, लेकिन 67 जो होता है आपके पास, 61 पहला आपके पास अभाज्य संख्या, उसके बाद 67 नंबर का ये भी आपके पास अभाज्य संख्या है, तो ये आपके पास दूसरे नंबर का है। उसी प्रकार यदि मैं आगे बढ़ते जाऊं तो सबसे बड़े 2 अंकों में बड़ी अभाज्य संख्या 97 होता है, 96, 95, 94, 93, 93 3 से कट जाता है इसलिए नहीं है, 92 नहीं है, 91 7 से कट जाता है इसलिए 90, 89, तो 89 जो है 89, ये भी आपके पास क्या है, ये सबसे दूसरी बड़ी अभाज्य संख्या है। ठीक है, अब हमको बोर्ड लगेगा सबसे छोटी दूसरे नंबर के और सबसे बड़ी अभाज्य संख्या वो भी दूसरे नंबर की, इन दोनों संख्याओं का सम क्या होगा। तो मेरे प्यारे भाई जोड़कर देखो, 7 और 9 कितना होता है, तो मैंने कहा 16 की 6, हाथ का 1, 8 6 14, 14 और 1 कितना हो जाएगा 15। तो सबसे बड़ी दूसरे नंबर की अभाज्य संख्या इस सेट के अकॉर्डिंग और दूसरे सबसे छोटी अभाज्य संख्या इस सेट के अकॉर्डिंग, इन दोनों का जो सम होगा वो कितने के बराबर होगा, तो मैंने कहा भाई 156 के बराबर होगा। ऑप्शन नंबर जो ए होगा मेरे प्यारे दोस्तों, ये आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। देखिएगा अगला सवाल। एक रकम का 2 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज एवं साधारण ब्याज का अंतर 160 रुपए है। यदि 2 वर्ष में साधारण ब्याज 2880 रुपए है तो ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। प्यारे दोस्तों, जब भी इस प्रकार के सवाल देखने को मिलता है, लोगों के मन में कई प्रकार से है ना कहा जाता हो, मैं ये कहना चाहता हूँ कि घबरा जाते हैं लोग, है ना, नहीं बना पाते हैं कि क्या करें करके, है ना, क्योंकि यहाँ पर 2 अलग अलग डाटा दे दिया है। प्यारे दोस्तों, जब भी इस प्रकार के सवाल है, एक बार सवाल को और प्यार से पढ़ लेना है कि भाई एक रकम का 2 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज एवं साधारण ब्याज का एक आपको क्या दे रखा है, यहाँ पर स्पष्ट अंतर दे रखा है कि भाई 160 रुपए का अंतर है। यदि 2 वर्ष में साधारण ब्याज आपको कितना प्राप्त हो रहा है, 2880 रुपए प्राप्त हो रहा है, तो ब्याज की दर आपको क्या करना है, ज्ञात करना है। मेरे प्यारे दोस्तों, बहुत सिंपल आपको तरीका बताने वाला हूं। एक चीज बताओ यार कि भाई साधारण ब्याज से प्राप्त ब्याज ज्यादा होगा कि चक्रवृद्धि ब्याज से, तो आपके माइंड में एक ही चीज उत्पन्न होगा कि भाई सिंपल सी बात है कि हमको चक्रवृद्धि से ज्यादा ब्याज मिलेगा क्योंकि राशि वही है। क्लियर है। अब मैं कहूं कि यदि भाई आपको साधारण ब्याज में ब्याज कितना मिला, तो आप कहोगे भाई टोटल ब्याज मिला है मुझे 2880 रुपए का, तो भाई CI कितना मिला होगा, तो भाई CI तो अंतर कितने का है, 160 का, मतलब 160 रुपए ज्यादा मिला होगा। सिंपल सी बात है। यदि मैं 2880 में
160 को जोड़ देता हूं तो आप देख पाओगे कितना हो जाएगा भाई 2880 मैं जोड़ना चाहता हूँ 160 को, मतलब आप कह सकते हो कि भाई 3040 रुपये हो जाएगा। कितना हो जाएगा 3040। अब मेरे प्यारे दोस्तों हमेशा एक चीज याद रखना कि इन दोनों का जो रेशो आएगा वही हमारे पास क्या होगा, इसका डायरेक्ट मान हो जाएगा। ध्यान से देखना, हम काट देते हैं यहाँ पर, किससे कट जाएगा भाई, 0 से 0 कैंसिल हो गया और कटेगा 11 से, 11 से तो शायद है 11 से नहीं कटेगा, 4 से कट जाएगा, 4 से काट देते हैं, 4 7 28 और ये हो जाएगा 4 दूनी 8। 4 से काटेंगे तो 4 7 28 बच जाएगा 2, 4 छक्के 24। मेरे प्यारे दोस्तों किससे कट जाएगा, फिर से 4 से कटेगा, 4 से काटेंगे तो कितने बार में कटेगा, 18 चौक 72 और ये कट जाता है भाई 19 बार में। मतलब मैं कह सकता हूं कि भाई 18 यदि मेरा मूलधन होगा तब जाके आपका जो आपके पास ब्याज 19 हो जाएगा। मतलब मैं कह सकता हूँ 1/18 की वैल्यू निकालना है बस, कितने की, 1/18 की, है ना। परसेंट में निकालने के लिए किससे गुणा कर देंगे, 100 से। तो आप देख पाओगे कि भाई 50/9% होगा, यही हमारा ब्याज का क्या हो जाएगा, दर हो जाएगा। और इस प्रकार से आपको क्या करना है, सवाल को डील करना है, चाहे कुछ भी हो, ये आपके पास बनाने का तरीका होना चाहिए। क्लियर है दोस्तों, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी जो होगा मेरे प्यारे भाई, ये आपका राइट आंसर होगा। दूसरा यदि मैं तरीका की बात करूं, सेकंड यदि आप तरीका अपनाना चाहते हो तो ईयर लिख देना है ना, वर्ष इनटू CI माइनस SI, दोनों में अंतर डिवाइड बाई क्या कर देना है, SI कर देना है। क्लियर, ध्यान से देखना, यहीं पर बना देता हूं मैं, ये लिख दिया, वर्ष कितने है 2 साल, अंतर कितने का है 160 का, और आपके पास सिंपल इंटरेस्ट कितना मिला तो 2880 रुपए, और ब्याज की दर निकालने के लिए किससे गुणा कर देंगे, 100 से। ये होता है रेट परसेंट निकालने का कॉन्सेप्ट है। अब देख पाओगे 2 से 16 से काट देते हैं, 16 कम 16 कितने बार में कट गया, एक बार में बच जाएगा कितना भाई आपके पास 16, 6 बच गया है ना। 16 चौक 64 नहीं कटेगा क्या, नहीं कट रहा है, 8 से काट देते हैं, चलो 8 दूनी 16, 20 बार में कट गया। 8 से काटेंगे तो 8 दिया 24 नहीं होगा, 8 दूनी 16 बच जाएगा भाई 6 हो गया 68, 8 ही 8 ही 64 और 5 बच जाएगा तो 8 पंचे 40। क्लियर दोस्तों यहाँ तक। फिर हम काट देंगे यहाँ पर किसी और से, किससे कट जाएगा फिर ये, फिर तो दिक्कत होने लगा, कहाँ गड़बड़ी होगा, एक मिनट, काटने में दिक्कत हो रहा है। यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट ऐसा लिख लेना, क्या लिखते हैं 2 साल, अंतर कितने का है 160 का, और ये है आपके पास साधारण ब्याज 2200 है ना, और यार 2800 है, तभी तो गड़बड़ हो रहा था, कितने का 2880 का है ये। अब परसेंट निकालने के लिए किससे गुणा कर देंगे दोस्तों, 100 से। क्या 16 से कट जाएगा, क्या लग रहा है, अब 16 से काटेंगे तो शायद है, हम 8 से काट देते हैं, चलो भाई 8 से काट देंगे, 8 दूनी 16, 0 से 0 काट ही दिया, ठीक है। 8 से काटेंगे तो 8 दिया 24 बच जाएगा भाई 4, 8 छक्के 48, 2 से काटेंगे तो ये 9 बार में कट जाएगा, 18 बार में कट जाएगा, सॉरी 18 बार में, फिर 2 से काटेंगे तो कितने बार में कट जाएगा, 9 बार में कट जाएगा। तो कितना आ रहा है आपके पास 100/9% आ गया यार, है ना, यहाँ पर गड़बड़ी हुआ है, 100 कितना हो गया 9%, यहाँ पर काटने में फिर से हमने गड़बड़ी कर दी, तो कितना हो जाएगा 100/9% होगा। ऑप्शन नंबर जो सी होगा दोस्तों, ये हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, इसको हटाओ, है ना, यहाँ पर कुछ गड़बड़ी हो गया, ये आपका करेक्ट होगा, कितना होगा 100/9%, यही आपका क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिएगा अगला सवाल, किसी राशि पर 8% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से पहले वर्ष का ब्याज 48 रुपए है तो दूसरे वर्ष का ब्याज क्या होगा, आपसे पूछा गया। मेरे प्यारे दोस्तों हमेशा याद रखना, जब आपको दूसरे साल का चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है तो जो भी हमारे पास जो रेट दिया रहेगा ना, ये रेट ही हमारे लिए काफी है। देखो यहाँ पर दिया गया है 8%, ठीक है, और 8% यदि फ्रैक्शन की बात करें तो क्या होता है भाई, तो आप कहोगे कि 8% का जो फ्रैक्शन होगा, मैं लिख नहीं सकता क्या कि 8/100 करके, जो बिल्कुल लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, ये 4 से कट जाएगा, 4 दूनी 8 और ये कट जाएगा 25 बार में। मतलब 8% को हम क्या लिख सकते हैं, चाहे तो हम लिख सकते हैं 27 कितना लिख सकते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, मैंने कहा भाई 25 लिख सकते हैं, ठीक है। मैंने कहा यदि पहले साल का ब्याज आपके पास 25 होगा तब जाके दूसरे साल का ब्याज कितना होगा, तो मैंने कहा भाई 27 होगा, फिर ये होगा, ये आपके पास पहले साल का ब्याज होगा दोस्तों, और ये आपके पास सेकेंड ईयर का ब्याज होगा। हमको निकालना क्या है, सेकेंड साल का ब्याज निकालना है, फर्स्ट साल का ब्याज दिया हुआ है। अब जब हमको सेकेंड साल का निकालना है तो मैंने कहा सेकेंड साल के ब्याज निकालने के लिए हम क्या कर देंगे मेरे प्यारे दोस्तों, तो भाई फर्स्ट ईयर का ब्याज कितना है, तो भाई 48 है,
48 गुणित कितना कर देंगे 27 और भाग कितना कर देंगे हम 25। ठीक है दोस्तों, यही करेंगे। अब देखो 25 से यदि मैं काट देता हूँ, आप देख पाओ यहाँ पर 25 से काट देंगे हम, 25 कम 25, ये हो जाएगा आपके पास 25 कम 25, जो भी होगा काट देना इस प्रकार से आपको, है ना। कितना हो गया 25 कम 25, कितना बच गया हमारे पास भाई, तो हम कहेंगे 23 बच गया। और 23 में यदि हम दशमलव लगा देंगे तो 230 लिख सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, अब हम फिर से काटेंगे तो आप देख पाओगे 25 अट्ठे कितना होता है तो 200, तो हम फिर 8 बार में काट देंगे 200, तो हमारे पास बच कितना जाएगा, तो आप कहोगे भाई 30 बच जाएगा। और फिर दशमलव का फिर जीरो लग जाएगा 300, और ये कितने बार में कट जाएगा, तो 25 से यदि हम 300 को काटना चाहेंगे तो भाई 12 बार में फिर कट जाएगा, तो मैं लिख सकता हूँ इतने बार में। ठीक है, अब 27 का गुना करना है तो 7 दूनी 14, इकाई के अंक पर 4 आना चाहिए दशमलव में, कहां पर ऑप्शन में भाई, तो एक ही ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर जो बी होगा दोस्तों, ये मेरा क्या हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से आपको सभी चीजों को सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, एग्जाम हॉल में अपने टाइम को भी ध्यान देना है और उसी के अकॉर्डिंग आपको सवाल को डील भी करना है। क्लियर है दोस्तों, चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। देखिएगा अगला सवाल, एक रेलगाड़ी ए मेरठ से शाम 4 बजे चलकर शाम 5 बजे गाजियाबाद पहुंचती है। दूसरी रेलगाड़ी बी गाजियाबाद से शाम 4 बजे चलकर, ठीक है, शाम 5:30 बजे मेरठ पहुंचती है। तो दोनों रेलगाड़ियों कितने बजे एक दूसरे को मिले होंगे। सबसे इंपॉर्टेंट ये है दोस्तों, दो लोगों का या दो गाड़ियों का मिलन तभी पॉसिबल है, हम तभी बता पाएंगे जब वो सेम टाइम में निकलेंगे। यदि मैं बात करूं, जो मेरठ से निकलने वाली जो रेलगाड़ी है ये 4 बजे निकलती है, और जो गाजियाबाद से निकलने वाली जो रेलगाड़ी है ये भी शाम के 4 बजे निकल रहे हैं। मतलब दोनों के टाइम सेम है, इसलिए हम इसको आसानी से डील कर सकते हैं। ध्यान समझना मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि भाई हम क्या कहेंगे कि एक आपके पास ये दो ट्रेन हैं, एक ट्रेन आपके मेरठ से, ए और बी जो है आपके गाजियाबाद से, ये 4 बजे निकल कर कितने बजे पहुंच जा रहे हैं भाई, 4 बजे निकल कर ये 5 बजे तक पहुंच जा रहे हैं यहाँ पर 5 बजे। ठीक है दोस्तों, तो मैंने कहा इस सफर में कितना समय लग गया, तो मैंने कहा 1 घंटा का सफर लग गया। ठीक है, यदि मैं गाजियाबाद से मेरठ आने वाली ट्रेन की बात करूं तो ये 4 बजे तो निकलती है, लेकिन पहुंच कितने बजे रही है, 5:30 बजे आ रहा है ना, कितने 5:30 बजे, मतलब मैं कह सकते हैं इसको 1.5 घंटे का समय लग जा रहा है। कितना समय लग जा रहा है दोस्तों, तो मैंने कहा फिर यहाँ पर 1.5 घंटा का समय लग जा रहा है। क्लियर है, दूरी वही है, दूरी सेम है, दूरी में कोई चेंजेस नहीं है। ठीक है दोस्तों, अब जब दूरी सेम है तो मेरे प्यारे भाई एक चीज हमेशा याद रखना कि इसको इधर बना दूं, है ना, इधर बना देते हैं, थोड़ा सा दिक्कत हो जा रहा है जगह की शॉर्ट में। मैंने कहा कि एक आपके पास है, ये आपके पास ए ट्रेन और ये बी ट्रेन, ठीक है, ये मेरठ से और ये गाजियाबाद से, ठीक है भाई, गाजियाबाद से। ठीक है, मैंने कहा कि ये जो है मेरठ से निकलने वाली जो ट्रेन है ये 4 बजे निकलती है और पहुंचती कितने बजे है, तो आप कहोगे भाई 5 बजे सायंकाल पहुंच जा रही है ना, शाम को ही पहुंच रही है ना। ठीक है, और हम बात करें गाजियाबाद से आने वाली जो ट्रेन की बात करें तो ये जो ट्रेन है ये भी 4 बजे से निकलती है और पहुंच कितने बजे रही, तो ये भी हम कहेंगे कि 5:30 बजे ये मेरठ पहुंच जा रहे हैं। तो हम कहेंगे कि जो ट्रेन मेरठ से गाजियाबाद जाने वाले थे इसको 1 घंटा लगा सफर, और जो गाजियाबाद से मेरठ आ रहे थे इसको लग गया 1.5 घंटे का सफर। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक ठीक है। अब हमको पता है कि दूरी यदि सेम है तो दूरी सेम होने पर आपको एक चीज पता होगा, मैंने कहा कि जो स्पीड होता है ना, टाइम को क्या मैं स्पीड नहीं कन्वर्ट कर सकता, बिल्कुल कन्वर्ट कर सकते हैं भाई। हमने कहा कि जो भी टाइम होगा ना इस टाइम को हम बना लेंगे क्या, यहाँ पर स्पीड बना लेंगे। ठीक है, स्पीड बना लेंगे। पहले टाइम क्या था, तो भाई जो ए से बी तक गया और बी से ए तक आया, यही लिखा हो ना, ए से बी और बी से ए तक के। क्लियर दोस्तों, ध्यान समझना। अब ए से जो बी तक जाने वाले से इसको 1 घंटा का समय लग गया, और यदि मैं बात करूं बी से ए तक आने वाले तो इसको 1.5 घंटे का समय लग गया मेरे प्यारे दोस्तों। तो जस्ट स्पीड भी उल्टा हो जाएगा, इसके 1.5 आ जाएगा और इसमें आ जाएगा 1 आ जाएगा। क्लियर है। अब हमको टोटल दूरी निकालना है।
भाई जब तक दूरी निकालेंगे नहीं तब तक मीटिंग टाइम के बारे में पता नहीं चलेगा। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, दूरी निकाल देते हैं, और किसी भी गुणा करेंगे टाइम और आपके पास स्पीड का गुणा होते दूरी हो जाता है। तो मैंने कहा टोटल दूरी कितने का होगा, तो डेढ़ आपके पास टोटल दूरी है। अब हम बात करेंगे सापेक्ष चाल की, क्योंकि दोनों ट्रेन एक दूसरे की ओर आ रही हैं, तो हम कहेंगे एक की स्पीड 1.5 है और एक की स्पीड 1 है, मतलब टोटल 2.5 की स्पीड हो गई मेरे प्यारे दोस्तों। ठीक है ना। और चूंकि मिनट में कन्वर्ट करने इसलिए हम यहाँ पर 60 से भी क्या कर देते हैं, गुणा कर देते हैं। अब ध्यान से देखना मेरी बात। मैंने कहा कि ये जी दशमलव से दशमलव ऐसे कैंसिल हो गया, 5 से कट जाएगा 3 बार में, 5 से कट जाएगा 5 बार में, 5 एक कम 5 और 5 12 में 60, तो 12 तिया 36 मिनट बाद इन लोगों का मुलाकात हो जाएगा। मतलब मैं कह सकता हूँ 4:36 में ये दोनों ट्रेन आपस में क्रॉस होंगे, एक दूसरे से मिलेंगे। उसके बाद मेरठ से निकलने वाली ट्रेन गाजियाबाद और गाजियाबाद से निकलने वाली ट्रेन मेरठ को जाएगी। क्लियर है दोस्तों। तो इस प्रकार से आपको क्या करना है, सवाल को बनाना है। ठीक है, देखिएगा अगला सवाल। एक वृत्ताकार बाग के एक वृत्ताकार ठीक है, एक वृत्ताकार बाग के चारों ओर जिसकी परिधि दे रखा है 1200 मीटर है, ए और बी क्रमशः 210 मीटर प्रति मिनट और 190 मीटर प्रति मिनट की गति से चक्कर लगाते हैं। एक वृत्ताकार भी है, यदि वे विपरीत दिशा में दौड़ेंगे तो वे कितने समय बाद आपस में मिलेंगे बोला गया है। मेरे प्यारे दोस्तों ध्यान समझना, यहाँ पर सवाल क्या बोलना चाह रहा है कि भाई मेरे पास एक वर्गाकार वृत्ताकार मैदान है जिसके जो टोटल पेरीमीटर दिया गया है, परिमाप परिधि की बात करें तो परिधि जो दिया है ये दे रखा है भाई 1200 मीटर की। ठीक है, कितना दे रखा है, 1200 मीटर की दे रखा है। अब मान लो ये वाले स्थान से एक व्यक्ति इधर और एक व्यक्ति इधर चक्कर लगाना चालू करें। एक की स्पीड दे रखा है 210 मीटर, ठीक है, और दूसरी की स्पीड दे रखा है 190 मीटर। एक चीज बताओ, ये दोनों एक दूसरे के विपरीत जा रहे हैं और विपरीत में सापेक्ष चाल क्या आता है, जुड़ जाता है। मैंने कहा 210 और 190 को जोड़ दूंगा तो स्पीड कितना हो जाएगा, 400 मीटर पर सेकंड, मिनट है ना, मीटर पर मिनट। तो हम देख पाएंगे कि भाई 400 कम 400 और 400 तिया 1200, तो पूरा एक चक्कर कब मिलेंगे बोला, कितने समय बाद आपस में मिलेंगे। तो मैंने कहा भाई 3 मिनट बाद ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, मिल जाएंगे। और यही आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जो होगा मेरे प्यारे भाई, ये आपका क्या होने वाला है, करेक्ट आंसर होने वाला है। क्लियर है। देखते हैं अगला सवाल। देखिएगा, ए और बी मिलाकर एक व्यापार में कुछ पूंजी लगाते हैं। ठीक है, ए और बी मिलकर एक व्यापार में कुछ पूंजी लगाते हैं, वह लाभ को अपनी पूंजियों के अनुपात में 2:3 के अनुपात में विभाजित करते हैं। ठीक है दोस्तों, यदि ए की पूंजी 40 रुपए है तो बी की पूंजी कितनी थी। जब भी पार्टनरशिप में सब सवाल पूछे जाते हैं तो एक चीज हमेशा याद रखना मेरी बात, जो भी प्रॉफिट होता है, ये प्रॉफिट का जो हिस्सा होता है ना, ये प्रॉफिट का हिस्सा डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के समानुपाती होता है। जो व्यक्ति ज्यादा धन लगाता है उसको लाभ ज्यादा मिलेगा, भाई सिंपल सी बात है। और जो व्यक्ति कम धन लगाएगा उसको कम पैसा मिलेगा, कम लाभ के रूप में मिलेगा। तो एक चीज तो क्लियर है कि भाई जो पूंजी है ना, वो लाभ उसी पर डिपेंड करता है, पूंजी पर, कि भाई यदि किसी व्यक्ति को 10 रुपए मिल रहा तो उसकी पूंजी कम होगी, किसी की पूंजी मान लो किसी को 20 रुपए का लाभ हो रहा है तो उसकी पूंजी ज्यादा होगी, सिंपल सी बात है। तो यहाँ पर बोला गया है ए और बी मिलकर एक व्यापार में कुछ पूंजी लगाते हैं, वह लाभ को अपनी पूंजियों के अनुपात में 2 और 3 के अनुपात में बांट देते हैं। अब भी मैं बताया कि पूंजी जो इन्वेस्टमेंट होगा ना मेरे प्यारे दोस्तों, इन्वेस्टमेंट जो होगा, इन्वेस्ट ये डायरेक्ट समानुपाती होता है किसके, मैंने कहा प्रॉफिट के, है ना, क्योंकि जो भी लाभ होगा ये आपके इन्वेस्टमेंट पर डिपेंड करेगा। ठीक है, तो हमने देखे कि उनके पूंजियों के अनुपात दे रखा है, मतलब मैं लिख सकता हूं कि जो भी इन्वेस्ट है ना, और ये हमारे पास प्रॉफिट। ठीक है, हमको बोला गया है कि ए की पूंजी 40 रुपए है और ये बोला गया लाभ को अपने पूंजियों के अनुपात में कन्वर्ट किया गया है। मैंने कहा कि भाई इनकी प्रॉफिट का अनुपात देखा जाए तो ये 2 और ये 3 है, ये आपके पास ए की प्रॉफिट और ये बी की प्रॉफिट। ठीक है दोस्तों, अब बोला गया है कि यदि ए की पूंजी 40 रुपए की है,
ए की पूंजी 40 रुपए की, मतलब सिंपल सी बात है, मैं कह सकता हूँ कि 2 की वैल्यू कितने रुपए के बराबर है, 40, मतलब 1 की वैल्यू 20 रुपए के बराबर है। और जब 1 की वैल्यू 20 रुपए के बराबर है तो 3 की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगा दोस्तों, तो आप कहोगे भाई 20 या 60 रुपए के बराबर हो जाएगा। अतः जो बी के जो इन्वेस्टमेंट होगा या कुल पूंजी की बात करें वो कितने रुपए का होने वाला है, मैंने कहा भाई 60 रुपए का होने वाला है। और यही आपका क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों, आए समझ में, बहुत आसानी से सवालों को बनाना है। ठीक है, देखिएगा अगला सवाल। 10 साल पहले बी की उम्र सी की उम्र की 10 गुनी थी। ठीक है दोस्तों, ध्यान समझना सवाल को। 10 साल पहले बी की उम्र सी की उम्र की 10 गुनी थी। यदि उनके वर्तमान उम्र का अनुपात 4:1 है तो बी की वर्तमान उम्र क्या है, आपसे पूछा गया है। दोस्तों जब भी आपको इससे संबंधित सवाल देखने को मिले तो बहुत ही प्यारा तरीका होता है, ध्यान समझना। मैं डायरेक्ट लिखना चाहता हूं कि वर्तमान आयु का ही अनुपात लिख देता हूं, ध्यान समझना। मैंने कहा ये बी और अनुपात कर दिया भाई सी। ठीक है, इनके वर्तमान आयु की बात करूं, प्रेजेंट टाइम की, तो मैं कहूंगा कि भाई 4 भाग बी का है और 1 भाग 1 का है। ठीक है, 10 साल पहले बी की जो उम्र थी वो सी की उम्र की 10 गुनी थी। यदि मैं 10 साल पहले की बात करूं तो बी जो है वो सी से 10 गुना था, तो मैं लिख सकता हूं ऐसा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर क्लियर है। अब हम देख पाएंगे यहाँ पर, ये तो वर्तमान अनुपात है, ध्यान समझना मेरी बात। अब बोला गया कि ये 10 साल पहले की डाटा है, ठीक है 10 साल, तो वर्तमान हमको दिया गया। अब मेरे प्यारे भाई ध्यान समझना, मेरी बात को समझना है कि जो भी ऊपर वाले अनुपात में जो अंतर होगा उसका गुणा नीचे में करना है, और नीचे वाले अनुपात के अंतर का गुणा आपको ऊपर में करना, बस इतना ही करना रहता है। ठीक है, मैंने कहा 4 और 1 में अंतर कितने का है, आप कहोगे 3 का, तो 3 का गुणा भाई मैं नीचे में कर देना चाहता हूँ, तो आप देख पाओगे कि 3 दहम 30 अनुपात हो जाएगा 3 एकम 3। ठीक है, अब जो नीचे में अनुपात था 10:1, इनमें अंतर कितने का है, तो 9 का है। तो मैं चाहता हूं कि 9 का गुणा आप ऊपर में कर दो, तो हम कहेंगे कि 9 का गुणा ऊपर में करेंगे तो 9 चौक 36, और ये हो जाएगा आपके पास 9 एकम 9। क्लियर दोस्तों, यहाँ तक आ गया। अब यहाँ पर बोला गया कि 10 साल पहले बी की उम्र की 10 गुनी थी, और यदि उनकी वर्तमान उम्र का अनुपात 4:1 है तो बी की वर्तमान उम्र क्या है, हमको ज्ञात करना है। अब हम देखेंगे दोस्तों कि पहले 36 साल था वर्तमान उम्र, और कुछ साल पहले मतलब 10 साल पहले कितना था इनका उम्र, 30, मतलब कितने का अंतर आ गया, 6 का। और 6 यूनिट की वैल्यू कितने साल के बराबर है, तो ये 10 साल पहले की बात है। ठीक है, 6 की वैल्यू 10 साल पहले मुझे निकालना है 36, तो मुझे यहाँ पर 6 का गुणा करना पड़ेगा, और 6 में 6 का गुणा करूंगा तो कितना साल हो जाएगा, 36, और यहाँ पर यदि 6 का गुणा कर दे तो कितना हो जाएगा, तो आपको भी भाई 60 साल। तो बी की जो वर्तमान उम्र होगी मेरे प्यारे दोस्तों, ये कितने साल की हो जाएगी, 60 साल की हो जाएगी। ऑप्शन नंबर जो सी होगा मेरे प्यारे भाई, ये आपका यहाँ पर क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। आए भाई समझ में, ठीक है ना। तो देखते हैं अगला सवाल। 3 संख्याओं का योग 98 है। यदि पहली और दूसरी संख्याओं में 2 और 3 का अनुपात है, तथा दूसरी और तीसरी संख्या में 5 और 8 का अनुपात है, तो दूसरी संख्या क्या है, हमको बताना है। मेरे प्यारे दोस्तों, जब भी इस प्रकार के सवाल आता है ना तो दिल खुश हो जाता है लोगों का, है ना, क्योंकि बहुत सिंपल सवाल है। आरआरबी एनटीपीसी में पहले भी बताया कि आपको 70-75 प्लस नंबर लाना ही होगा, तब जाके आपका CBT 1 क्लियर होने वाला है। इससे कम में भी हो जाए अच्छी बात है ना, लेकिन हमको सेफ जोन में रहना, और सेफ जोन आपको होने के लिए, सेफ जोन में रहने के लिए आपको कम से कम 75 नंबर तो आने ही चाहिए। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, ध्यान से देखना, यहाँ पर 3 संख्या दे रखा है, यहाँ पर ये हमने कह दिए पहले संख्या, ठीक है, ये दूसरी संख्या, और मैंने कहा ये तीसरी संख्या। ठीक है, यहाँ पर क्या बोला गया है कि भाई यदि पहली और दूसरी संख्याओं का अनुपात दे रखा है, कितने का अनुपात है, मैंने कहा भाई 2 और 3 का अनुपात है। ठीक है, 2 और 3 का अनुपात है, तथा दूसरी और तीसरी संख्याओं के बीच के अनुपात की बात करें तो 5:8 है। मैंने कहा 5 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब हम क्या करते हैं, इस 3 को बढ़ाकर यहाँ पर लिख देते हैं, और ये 5 को बढ़ाकर यहाँ पर लिख देते हैं। ठीक, अब यदि मैं गुणा कर दूंगा मेरे प्यारे दोस्तों, तो आप देख पाओगे कि ये 5 दूनी 10 हो गया, अनुपात ये हो जाएगा 3 5 15। ठीक है, अनुपात 8 दिया कितना हो गया, 24। ठीक है, अब हमको तीनों भागों का मान मिल गया यहाँ पर कि भाई पहली भाग 10 है,
दूसरे का 15 है और तीसरे का आपके पास 24 है। और बोला गया है दोस्तों कि तीनों संख्याओं का योग कितना होता है, 98 होता है। हम तीनों भागों को जोड़कर देखते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। 10, 25 और 24 को जोड़ेंगे तो कितना होता है, 49। और 49 की वैल्यू किसके बराबर दिया है, मैंने कहा 98। तो 1 की वैल्यू किसके बराबर होगा दोस्तों, तो मैंने कहा 2 के बराबर होगा भाई। क्लियर, हमसे पूछा क्या है, तो दूसरी संख्या क्या है ये पूछा गया। तो मेरे प्यारे भाई दूसरी संख्या क्या है, आपके पास 15 है। जब 1 का मान 2 है तो 15 का मान 15 का भी दुगना होगा, और 15 का दुगना कितना हो जाएगा मेरे दोस्तों, 30 हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर जो बी होगा दोस्तों, ये हमारा यहाँ पर क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है भाई, चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। देखिएगा अगला सवाल, यदि a अनुपात b 3:4 दिया है, b अनुपात c 5:7 और c अनुपात d 8:9, तो अनुपात a अनुपात d का मान हमको क्या करना है, ज्ञात करना है। मेरे दोस्तों जब भी इस प्रकार के सवाल आए तो एक चीज हमेशा याद रखना, क्या a अनुपात b को मैं ऐसा नहीं लिख सकता क्या, आप कहो जी बिल्कुल लिख सकते हैं। a अनुपात b को क्या हम a अनुपात b लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद b अनुपात c को मैं मल्टीपल में कर दिया हूँ, क्या कर दिया हूँ, b अनुपात c मतलब b बटे c। उसी प्रकार c अनुपात d को मैं लिख दिया c अपॉन d। हमको तो केवल a और d का मान चाहिए, तो ध्यान से देखना दोस्तों, ए बी का मान दिया कितना है, मैंने कहा 3/4 इंटू बी सी का मान कितना दिया है, 5/7, 5/7 इंटू आपके पास सी डी का मान कितना दे रखा, तो आपको भी जी 8/9 दिया है। हमको क्या निकालना है, ए डी का मान निकालना है। मैं प्यारे दोस्तों ध्यान समझना, मैं चाहता हूँ कि बी से बी कैंसिल हो जाएगा, सी से सी कैंसिल होगा, क्या मिल जाएगा आपको, ए अपॉन डी मिल जाएगा। यहाँ पर आप देख पाओगे 4 एकम 4 और 4 दूनी 8, 3 एकम 3 और 3 तिया 9, अब नहीं कटेगा तो 5 दूनी 10 और ये हो जाएगा 7 से 21। तो ए और डी के बीच का जो अनुपात होगा मेरे प्यारे भाई, वो कौन सा अनुपात होगा, 10:21 होगा। यही हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, आया समझ में। इस प्रकार से आपको क्या करना है, सवालों को डील करना है, ठीक है। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। देखिएगा अगला सवाल, 1470 रुपए को ए बी सी में इस प्रकार विभाजित किया गया है कि प्रत्येक भाग में से 50 रुपए कम कर देने पर इनके भागों का अनुपात 1, 3 और 2 रह जाता है, तो सी द्वारा प्राप्त धन कितना है, ये बोला गया। एक तो देखो दोस्तों ध्यान से, सवाल को पढ़ने पर ही समझ आ जा रहा है कि भाई तीनों जो भाग है ना, तीन जो है ए और बी सी में दिए, मैं 1470 रुपए को बांटना तो चाहता हूँ, लेकिन तब अनुपात मुझे बनेगा जब सभी में से, तीनों में से 50-50 क्या कर दिया, कम कर दिया जाए। तो मेरे प्यारे भाई ध्यान समझने सवाल को, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। यदि मैं ये कहूँ आपसे, ये जो अनुपात है ना, ए अनुपात बी अनुपात सी, इन तीनों के बीच जो आपके पास ये अनुपात मिला है, 1:3:2 का अनुपात, ये अनुपात तब आया है जब मैं 1470 में है ना 50 ए का, 50 बी का और 50 सी का कम कर दूं, तब मतलब मैं कहना चाहता हूं कि भाई 1470 में तीनों का मुझे मिलाकर 150 कम करना है, ठीक है। और जब 150 कम करूंगा तो बताओ, 70 में 50 जाएगा तो 20 बच जाएगा, 14 में 1 जाएगा तो मेरे पास 13 बच जाएगा। तो कितना होना चाहिए इन तीनों का सम, मैंने कहा भाई 1320 होना चाहिए। यदि इन तीनों की सम की बात करूं मेरे प्यारे भाई, तो आप कहोगे 6, और 6 की वैल्यू किसके बराबर है, 1320 के बराबर है, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर पूछा गया कि सी द्वारा प्राप्त धन कितना है। मेरे प्यारे दोस्तों सी द्वारा प्राप्त धन 2 भाग है, मुझे 2 भाग लाना है, तो मैं क्या करूंगा, यहीं पर काट देता हूँ यार, 3 से काट दिया, कितने बार में कट जाएगा, 2 बार में। और यहाँ पर यदि 3 से काट दूंगा तो कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे 3 चौक 12 और 3 चौक 12 440। लेकिन मैंने अभी इन तीनों में से 50-50 कम कर दिया, ए के धन को भी 50 कर दिया हूँ, बी के धन को भी 50 और सी के धन को भी 50 कर दिया हूँ। तो चूंकि सी का निकालना है तो उस 50 को मुझे ऐड तो करना ही पड़ेगा, तो मैंने कहा 440 में 50 ऐड कर दूंगा तो कितना हो जाएगा, 490। अतः सी का जो वास्तविक धन होगा दोस्तों, ये कितने का होगा, 490 रुपए का होगा। ऑप्शन नंबर सी जो होगा मेरे प्यारे भाई, ये आपका क्या होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है भाई, आया समझ में, गुड। देखिएगा अगला सवाल, निम्न में से कौन सी एक विषम भाज्य संख्या है, भाज्य संख्या है वो भी किस प्रकार के, विषम। तो हम कहेंगे कि भाई जो 13 होता है ये आपके पास भाज्य संख्या नहीं है,
बल्कि ये आपके पास अभाज्य संख्या है, ये किसी से नहीं कटेगा। ठीक है, ये तो आपके पास गलत हो गया। 17 भी अभाज्य संख्या, 12 भाज्य तो है लेकिन क्या है, ये सम है, विषम नहीं है, तो ये भी नहीं होगा। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर जो डी होगा मेरे प्यारे भाई, ये आपका क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। देखिएगा अगला सवाल, संपूर्ण पृथ्वी पर जमीन से पानी का अनुपात 1:2 है तथा उत्तरी गोलार्ध में यह अनुपात 2:3 है। दक्षिणी गोलार्ध में जमीन का पानी से अनुपात क्या होगा, ये आपको क्या करना है, ज्ञात करके बताना है यार। देखो दोस्तों, सिंपल इसके थ्योरी को यदि आप समझ गए तो मुझे लगता है आप सवाल बना सकते हो। ध्यान से देखना, मैं क्या बोलना चाहता हूँ कि भाई मुझे बोला गया संपूर्ण पृथ्वी में पानी है ना, यदि मैं संपूर्ण पृथ्वी की बात करूं, संपूर्ण पृथ्वी की बात कर रहा हूं, ध्यान समझना, संपूर्ण पृथ्वी पर जमीन से पानी का अनुपात, मैंने कहा ये मेरे पास आपके पास अर्थ है, ठीक है, और वाटर के जो अनुपात की बात करूं, वाटर, ठीक है, इन दोनों में अनुपात कितने का है, मैंने कहा 1:2 का अनुपात है। ठीक है, फिर हम बात कर रहे हैं कि उत्तरी गोलार्ध में अनुपात कितने का है। तो यदि मैं नॉर्थ की बात करूं, यदि आप नॉर्थ की बात करोगे तो नॉर्थ में अनुपात कितने का है, मैंने कहा भाई 2:3 का है। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक कि भाई 1:2 और 2:3 हो गया। अब मैं चाहता हूं आप एक चीज नोट करते हो, जानते हो आप, जैसे आपके पास ये संपूर्ण पृथ्वी है ना, संपूर्ण पृथ्वी, यदि मैं बात करूं कि ये हमारे पास ऊपर वाला नॉर्थ और नीचे वाला साउथ हो गया। ठीक है, यदि मैं इन दोनों के अलग अलग, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि केवल पानी इस साइड में ज्यादा है या पानी ऊपर में ज्यादा है, नॉर्थ में ज्यादा है, साउथ में ज्यादा है, इसकी कोई गणना नहीं है। यदि मैं बीचों बीच को, यदि मैं एक रेखा मानकर ये कहूँ कि ऊपर वाला नॉर्थ नीचे वाला साउथ है, तो मैं कह सकता हूँ कि ये आपके टोटल आधा भाग होगा और ये आपके पास टोटल आधा भाग होगा। क्लियर है दोस्तों। तो हमने क्या किया, इन दोनों को सबसे पहले बराबर कर लेते हैं। देखो 1 और 2 कितना हो गया, 3 होगा, तो इस 3 का गुणा मैं नीचे में कर देना चाहता हूँ, और 3 और 2 टोटल कितना हो गया, 5, तो 5 का गुणा मैं ऊपर में कर देना चाहता हूँ। क्लियर है मेरे दोस्तों, ध्यान समझना मेरी बात। अब यदि मैं ऐसा करता हूं तो आप देख पाओगे यहाँ पर कि ये हो जाएगा आपके पास 3 दूनी 6 और ये हो जाएगा 3 तिया 9। यदि मैं ऊपर की बात करूं तो ये हो जाएगा 5 एकम 5, अनुपात हो जाएगा 5 दूनी 10। क्लियर है। अब हम देख पाए संपूर्ण पृथ्वी और केवल नॉर्थ गोलार्ध, यदि नॉर्थ गोलार्ध आपके पास 15 है तो मैं क्या ये नहीं कह सकता कि भाई साउथ गोलार्ध भी 15 होना चाहिए, कह सकता हूँ, नहीं कह सकता हूँ भाई, आपके पास 6 नॉर्थ टोटल 15 हो रहा है, यदि नॉर्थ गोलार्ध आपके पास 15 भाग है तो साउथ को भी होना चाहिए। इसका मतलब संपूर्ण पृथ्वी जस्ट कितना होना चाहिए, 15 और 15 30 के बराबर होना चाहिए। मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ पर 5 और 10 15 हो रहा है, तो 30 बनाने के लिए मैं क्या कर दूंगा, इसको दुगुना कर दूंगा, और दुगुना करने के लिए यहाँ पर 2 से और गुणा कर दूंगा, और 2 से जब गुणा करूंगा तो ये हो जाएगा आपके पास 2 पंचे 10, और ये हो जाएगा आपके पास 10 दूनी 20। क्लियर है। अब मैं चाहता हूं आप घटा दो, ध्यान से देखो, अब आपके पास टोटल इसमें क्लियर हो गया। बताओ 10 में 6 घटाएंगे, ये वाला 6, तो कितना बच जाएगा आपका कि भाई 4 भाग। ठीक है, 20 में से 9 घटाओगे मेरे प्यारे दोस्तों, कितना बच जाएगा 11। तो साउथ में आपके पास, ठीक है, भूमि से जमीन से जो पानी का अनुपात होगा 4:11 होगा। ऑप्शन नंबर जो पहला होगा मेरे प्यारे दोस्त, ये आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर राइट आंसर होगा। इस प्रकार से आपको क्या करना है, सवालों को डील करना है, तो हर एक सवाल आपसे बनने लगेगा। क्लियर है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। देखिएगा अगला सवाल, ए एवं बी, ठीक है, ए एवं बी एक कार्य को 8 दिन में कर सकते हैं, बी और सी वही कार्य 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए बी एवं सी मिलकर उसे 6 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो ए और सी मिलकर उसे कितने दिन में पूरा कर सकते हैं, आपके पास सवाल है। सवाल को एक बार अच्छे से पढ़ लीजिएगा कि आखिरकार सवाल क्या कहना चाहता है। मेरे प्यारे दोस्तों ध्यान से देखना, बोला गया कि ए बी एक कार्य को 8 दिन में करते हैं। मैं ये कहना चाहूंगा कि भाई जो ए बी है ना, ए बी मिलकर कितने दिन में करते हैं, 8 दिन में कर लेते हैं काम को। ठीक है, कितने दिन में कर पा रहे हैं, 8 दिन में। बी और सी उसी काम को कितने दिन में करते हैं, 12 दिन में। मैं बात करूँ यदि बी और सी की, तो ये 12 दिन में काम कर लेते हैं। और यदि तीनों की बात करें, ए बी सी तीनों मिलकर, मतलब ए बी और सी तीनों मिलकर काम करेंगे तो काम